इस बार लिन जिन ने आखिरकार रैंक 9 के पालतू जानवर की शक्ति देखी। ये वाकई विनाशकारी था। जब उन्होंने घातक जानवरों के संग्रहालय के बारे में सोचा तो पाया कि उनके पालतू जानवर सिर्फ रैंक 4 के थे। गोल्डी भी रैंक 4 का था, जबकि शांग एर एकमात्र ऐसा जानवर था जो दिव्य बिजली से बपतिस्मा लेने के बाद रैंक 5 तक आगे बढ़ा था। हालांकि रैंक 5 अभी भी रैंक 9 से बहुत दूर था। यह एक बात थी कि उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में ऐसा भयानक अस्तित्व मौजूद है, लेकिन अब जब वह जानता था तो उसे सावधान रहना होगा। इस बार अमर भक्षक ने बुद्ध को निशाना बनाया था। कौन जानता था कि अगली बार वह उन्हें ही निशाना बनाएगा। बाकी कोई बात मायने नहीं रखती थी। अपनी ताकत बढ़ाना ही इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी। क्यूरेटर को जाना था, इसलिए जुआन जुए और मठाधीश ने उसे नहीं रोका। दोनों ने उसे डालुओ मंदिर तक पहुंचाया। गुरुजन, कृपया वापस आ जाइए। लिन जिन ने पीछे मुड़कर उन्हें सलाम किया। वह यहाँ डालुओ मंदिर के लिए परेशानी खड़ी करने आया था। कौन जानता था कि इतने सारे संयोगों के बाद वह डालुओ मंदिर का दोस्त बन जाएगा। बेशक भाग्य निश्चित रूप से दिलचस्प था। मैं क्यूरेटर को कुछ बताना भूल गया। अभी 2 दिन पहले कई खलनायक विशेषज्ञ क्यूरेटर की तलाश में आए थे। ये देखकर कि वे कितने उग्र थे, मैंने रेक्टरों से उन्हें शांत करने को कहा। पिछले 2 दिनों से वे पहाड़ की तलहटी में इकट्ठा हो रहे हैं और जाने से इनकार कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं। खलनायक विशेषज्ञों के अलावा मैंने सुना है कि जेड ड्रैगन देश के कई विशेषज्ञ भी आए हैं। इस समय मठाधीश को कुछ सूझा। उसने माथे पर थपकी दी और कहा, हालांकि डालुओ मंदिर सिर्फ एक मंदिर था, लेकिन इसकी ताकत किसी प्रीमियम देश के बराबर या उससे भी ज्यादा मजबूत थी। 1000 साल की विरासत कोई छोटी बात नहीं थी। इसके अलावा उन्हें जानने के बाद लिन जिन को पता चला कि डालुओ मंदिर की विरासत 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। मास्टर एबॉट, आपको चिंता में डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लिन जिन ने सलाम किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लोग शायद मेरे लिए यहाँ हैं। मैं उन्हें अभी जाने दूंगा। ये बहुत अच्छा होगा, मठाधीश ने तुरंत जवाब दिया। क्यूरेटर के सामने मठाधीश ने अपनी शान दिखाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर जुआन जुए भी क्यूरेटर के प्रति विनम्र थे। दोनों भिक्षुओं को विदा करने के बाद लिन जिन ने छोटी लोमड़ी को अपनी बाहों में उठाया और गोल्डी को धीरे धीरे पहाड़ से नीचे ले गया। जब वह पहाड़ की तलहटी में पहुंचा तो उसने दूर से लोगों का एक बड़ा समूह देखा। इस समूह को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इनमें कई विशेषज्ञ शामिल थे। ब्लैक क्रो, मैडम घोस्ट चाइल्ड, कॉफिन मैन, ओल्ड टर्टल और ईविल स्कॉलर उनमें से थे। इसके अलावा लिन जिन ने जेड ड्रैगन किंगडम के 2 संरक्षक ये युजो और चेन रुयुआन को भी देखा। ये लाइनअप एक औसत मध्यवर्ती राज्य को कुचलने के लिए पर्याप्त था। हालांकि डालुओ मंदिर के खिलाफ यह अभी भी थोड़ा मुश्किल था। 6 हॉल के प्रमुख भिक्षु पहाड़ की तलहटी में कई विशेषज्ञों को रोकने में सक्षम थे। गतिरोध पिछले कुछ समय से चल रहा था। जब डालुओ मंदिर के मठाधीशों ने लिन जिन को पहाड़ से उतरते देखा तो वे जल्दी से वहां पहुंचे। नमस्कार गृहस्वामी क्यूरेटर। प्रमुख भिक्षु बहुत विनम्र थे। वे सभी जानते थे कि क्यूरेटर बुद्ध का अतिथि था। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर जुआन जुए ने भी उसे साथी दाओवादी कहकर संबोधित किया, जो उसकी स्थिति का प्रमाण था। स्वाभाविक रूप से वे बहुत सम्मानजनक थे। धन्यवाद गुरुजन, ये दोस्त मेरी वजह से यहाँ हैं, इसलिए मुझे ये सब संभालने दीजिए। लिन जिन बहुत विनम्र थे। ये कहकर वह चले गए। खलनायक किसानों ने पहले ही क्यूरेटर को देख लिया था और वे तेजी से आगे बढ़ गए। लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो लिन जिन हक्का बक्का रह गया। लिन जिन को उम्मीद थी कि ब्लैक क्रो और मैडम घोस्ट चाइल्ड यहाँ होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ओल्ड तियान भी यहाँ होंगे। ओल्ड तियान का उत्परिवर्तित राक्षसी टायरानोसोरस बहुत ही आकर्षक था। इसके अलावा ओल्ड तियान ने बीस्टमास्टर स्क्रॉल की खेती नहीं की थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि पालतू जानवर कैसे रखा जाता है। ये युजो और चेन रुयुआन भी परिचित चेहरे थे। उनके अलावा उनमें से ज्यादातर अपरिचित चेहरे थे। लिन जिन बता सकता था कि उनमें से कुछ तो इंसान भी नहीं थे। वे उच्च साधना स्तर वाले राक्षस थे। यहाँ राक्षस भी क्यों थे? लिन जिन ने जब कहा कि उनके पास उच्च साधना स्तर है तो वह मजाक नहीं कर रहा था। चूंकि ये राक्षस मानव रूप में थे, इसका मतलब था कि वे रूप बदलना जानते थे। हालांकि लिन जिन को यकीन था कि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। जब लिन जिन गहन विचार में डूबे हुए थे, लोगों का एक बड़ा समूह आगे आया और एक स्वर में झुककर प्रणाम किया। नमस्कार क्यूरेटर। यद्यपि उनकी आवाजें एक जैसी नहीं थीं, फिर भी वे जबरदस्त और प्रभावशाली थीं। लिन जिन की आभा भी कमजोर नहीं थी। सादे कपड़े पहने और नकाब पहने हुए उसने अपनी बाहों में एक आज्ञाकारी 6 पूंछ वाली लोमड़ी को उठाया हुआ था। वह रहस्यमयी लग रहा था। जल्द ही लिन जिन को ब्लैक क्रो और अन्य लोगों से पता चला कि क्या हुआ था। 3 दिन पहले क्यूरेटर के रूप में उनके डालुओ मंदिर में आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह इसे गुप्त रख सकते थे। आखिरकार डालुओ मंदिर में होने वाली हलचल को दसियों मील दूर से देखा जा सकता था और 100 मील की दूरी से भी महसूस किया जा सकता था। थोड़ी सी खोजबीन से ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। इसके अलावा लिन जिन ने उस समय डालुओ मंदिर के भिक्षुओं से पूछताछ की थी। इसलिए क्यूरेटर द्वारा गुस्से में डालुओ मंदिर पर हमला करने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। खलनायक गुट के पास संचार के अपने चैनल थे, इसलिए ब्लैक क्रो और अन्य लोगों को सबसे पहले इस बारे में पता चला। इसलिए वे तुरंत वहां पहुंचे। आखिरकार जब क्यूरेटर विजिटेशन हॉल के उद्घाटन के दौरान अप्रत्याशित रूप से अनुपस्थित था तो उन्हें पता था कि कुछ हुआ होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ये युजो और चेन रुयुआन एक जैसे ही थे। हालांकि उन्होंने लिन जिन को बताया कि वे शाही आदेश के तहत यहाँ आए हैं। लिन जिन को तुरंत समझ आ गया, जेड ड्रैगन किंगडम के सम्राट हे कियान ने उन्हें यहाँ भेजा था। बेशक हे कियान एक निर्णायक व्यक्ति था, इसके अलावा वह इस तरह की किसी चीज में शामिल होने के लिए बहुत दृढ़ था। आखिरकार एक भी गलती उस अस्तित्व को ठेस पहुंचा सकती है जो डालुओ मंदिर जैसे प्रीमियम देशों से भी आगे है। हे कियान के लिए लोगों को यहाँ भेजना आसान नहीं था। कम से कम हे कियान ने जेड ड्रैगन देश का रुख तो व्यक्त कर दिया था। लिन जिन इस उपकार के लिए आभारी थे। राक्षसों के बारे में बात करें तो ज्यादातर खलनायक गुट यह नहीं बता पाए कि वे क्या थे। उन्होंने बस यह मान लिया कि वे वफादार योद्धा हैं जो मदद करने आए हैं, इसलिए इस बार उनमें से कई दिखाई दिए। हालांकि ये युजो जैसे विशेषज्ञ भी थे जो बता सकते थे कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी उन्होंने मान लिया कि क्यूरेटर एक कुशल व्यक्ति था। इसके अलावा जब वह डालुओ मंदिर गया तो उसने भिक्षुओं को अंधाधुंध राक्षसों को मारने और अच्छाई और बुराई की अनदेखी करने के लिए सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी।
स्वाभाविक रूप से दुनिया के सभी राक्षसों के लिए न्याय मांगने की उनकी आवाज ने उच्च साधना स्तर वाले कुछ राक्षसों की मदद को आकर्षित किया। क्यूरेटर का नाम पहले से ही कुछ वजन रखता था। डालुओ मंदिर की घटना के बाद यह निश्चित था कि क्यूरेटर का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। ये कुछ ऐसा था जिसकी लिन जिन को उम्मीद नहीं थी। अब जब स्थिति स्पष्ट हो गई थी तो लिन जिन का अगला कदम इन लोगों को तितर बितर करने का तरीका सोचना था। बेशक उसने उन्हें कुछ लाभ भी दिए, भले ही वह उन्हें जानता हो या नहीं। वे सभी क्यूरेटर के नाम की वजह से यहाँ थे। उनमें से कुछ दूसरे प्रांतों से आए थे और उन्हें यहाँ बिना किसी कारण के बुलाना लिन जिन की शैली नहीं थी। आखिरकार उसने डालुओ मंदिर को दुश्मन से दोस्त बना दिया था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो क्या होता? अगर उसे डालुओ मंदिर के साथ मौत से लड़ना पड़ता तो ये लोग उसकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते। चाहे वे ईमानदार हो या नहीं, लिन जिन इस एहसान को अस्वीकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा लिन जिन ने एक बात सोची, चूंकि ये लोग पूरी दुनिया से आए थे, इसलिए व्हाइट ऐप और जी इनके ठिकाने के बारे में पूछना बुरा विचार नहीं होगा। कौन जानता है, शायद कुछ अप्रत्याशित लाभ भी हो जाए। इन सैकड़ों लोगों का सामना करते हुए लिन जिन ने अपना हाथ हवा में उठाया। एक क्रूर आभा की लहर उठी और शोर तुरंत शांत हो गया। व्हाइट ऐप और जी इन की स्थिति समझाने के बाद लिन जिन ने पूछा, हर कोई, आप दुनिया भर से आए हैं, क्या आपने उन्हें देखा या उनके बारे में सुना है? भले ही यह सिर्फ एक शब्द या सुराग हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लिन जिन बस अपनी किस्मत आजमा रहा था। आखिरकार वह जानता था कि इन लोगों से उसे उपयोगी जानकारी मिलने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि वह वास्तव में एक उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे। एक खलनायक विशेषज्ञ आगे आया और लिन जिन को सलाम किया। क्यूरेटर, कुछ दिन पहले यहाँ आते समय मुझे भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। इस खलनायक विशेषज्ञ ने अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे, दाढ़ी रखी हुई थी और उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। लिन जिन को नहीं पता था कि उसे पीटा गया था या वह इस रूप के साथ पैदा हुआ था। उसका पालतू जानवर एक विशाल गिद्ध था जिसका चेहरा उदास था। अपने विशाल आकार के बावजूद वह निश्चल था और उसके अधिकांश पंख गंजे थे। कोई भी उसे कैसे भी देखे, वह उदास ही दिखता था। फिर उस आदमी ने अपनी कहानी शुरू की। उसने क्यूरेटर का नाम पहले भी सुना था। दुष्ट विद्वान ने उसे बुलाने का आदेश जारी किया था, इसलिए वह पड़ोसी दक्षिण राज्य से भागा आया। लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीबोगरीब चीज का सामना करना पड़ा। क्यूरेटर, प्राचीन काल से ही ताओवादी और बौद्ध हमेशा अलग अलग रास्तों पर चलते आए हैं, लेकिन दूसरे दिन मैंने एक ताओवादी पुजारी को एक सुंदर भिक्षु के पीछे चलते देखा। यह बहुत अजीब था। वह ताओवादी पुजारी बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह एक सुंदर भिक्षु के साथ चल रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं गंदा बोल रहा हूँ, लेकिन यह बहुत अजीब है। ओह हाँ, ताओवादी पुजारी के हाथ में रस्सी से बंधा एक छोटा सा सफेद बंदर था। यह सुनकर लिन जिन की भौहें तन गईं। दलुओ मंदिर के मुख्य भिक्षु भी वहां से नहीं गए थे। जब उन्होंने ये सुना तो वे तुरंत चौंक गए। देखने में तो मेरा भतीजा जीयिन सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्या उस बूढ़े ताओवादी के पीछे चलने वाला व्यक्ति भतीजा जीयिन हो सकता है? इस समय प्रज्ञा हॉल के प्रमुख भिक्षु ने पूछा। हालांकि खलनायक विशेषज्ञ ने डालुओ मंदिर के भिक्षु को कोई सम्मान नहीं दिया और प्रज्ञा हॉल के रेक्टर के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय दुष्ट विद्वान ने आगे बढ़कर सलाम किया। गुरु, मेरे इस दोस्त का नाम वांगतुजी है। उसका स्वभाव अजीब है, लेकिन आपको खुद को उसके स्तर तक गिराने की जरूरत नहीं है। जहां तक इस बात का सवाल है कि जिस सुंदर भिक्षु वांगतुजी का जिक्र किया गया है, वह आपके मंदिर का गुरुजी इन है या नहीं, उसे भी नहीं पता। आखिरकार उसने उसे पहले कभी नहीं देखा है। दुष्ट विद्वान की बातें समझ में आई, इसलिए प्रज्ञा हॉल के रेक्टर ने लिन जिन की ओर मुड़ने से पहले धन्यवाद में सिर हिलाया। इस सज्जन ने जो कहा उसके आधार पर इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह व्यक्ति भतीजा जीयिन है। आखिरकार वहां सफेद बंदर भी है। इस दुनिया में ऐसा कोई संयोग नहीं है। लिन जिन ने सिर हिलाया। उसने भी यही सोचा। भले ही यह गलतफहमी थी, लेकिन उसे इसकी पुष्टि करनी थी। इसलिए उसने वांगतुजी से पूछा कि वह बूढ़े ताओवादी पुजारी से कहां मिला था। वांगतुजी को यह बात बहुत अच्छी तरह याद थी। वे घास वाले महाद्वीप और दक्षिण महाद्वीप की सीमा पर क्यूई लॉन्ग टाउन में थे। हमने उस समय केवल एक दूसरे को देखा और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वे कहां गए मुझे नहीं पता, लेकिन क्यूई लॉन्ग टाउन सेंट्रल कॉन्टिनेंट घास वाले महाद्वीप और साउथ कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। अगर वे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के जेड ड्रैगन किंगडम से हैं, तो वे साउथ कॉन्टिनेंट की ओर जा रहे होंगे। आखिरकार अगर वे घास वाले महाद्वीप की ओर जा रहे हैं, तो यह मेरे लिए रास्ते में ही होना चाहिए। हालांकि वांगतुजी काफी बदसूरत दिखता था, लेकिन वह एक चतुर व्यक्ति भी था। इसके बाद उन्होंने सुंदर भिक्षु और छोटे सफेद बंदर की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करने के लिए अपनी याददाश्त पर भरोसा किया। सुंदर भिक्षु को अलग रखते हुए कम से कम वांगतुजी के विवरण से छठी कक्षा के छात्रों को 70% यकीन था कि जिस छोटे सफेद बंदर को बूढ़े ताओवादी पुजारी द्वारा गले में रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा था, वह सफेद बंदर था। डालुओ मंदिर के भिक्षुओं के साथ मिलकर वे 70 से 80% आश्वस्त थे कि वांगतुजी से मिलने वाला सुंदर भिक्षु जीयिन था। इसके साथ ही ऐसा होने की संभावना तेजी से बढ़ गई। आखिरकार लिन जिन ने पहले भी संभाव्यता का अध्ययन किया था। वांगतुजी के अनुसार वह 2 दिन पहले सफेद बंदर से मिला था। अगर दूसरा पक्ष पैदल होता तो वे 2 दिनों में 1000 मील की यात्रा नहीं कर सकते थे। हालांकि अब उनके पीछा करने की संभावना अधिक नहीं थी, लेकिन यह समय बर्बाद करने से बेहतर था। समय की कमी थी और लिन जिन ने तुरंत रवाना होने की योजना बनाई। अचानक शांग एर को कुछ महसूस हुआ और अपनी पूंछ हिलाने के साथ लिन जिन और गोल्डी हवा में उड़ गए। ये रैंक 5 राक्षस के रूप में शांग आ का ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन कौशल था। शैंगर, एक क्षण रुको। लिन जिन ने छोटी लोमड़ी के सिर को सहलाया। फिर उसने समूह की ओर देखा और एक मंत्र का जाप किया। उसकी भुजाओं में जल भंडार कवच ने ऊर्जा की एक लहर उत्सर्जित की। जमीन से धुंध उठने लगी। संघनित बादल। लिन जिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और समूह को लगा कि उनके पैरों के नीचे से नमयुक्त पानी की भाप निकल रही है। जब उन्होंने फिर से ऊपर देखा तो उनके सिर के ऊपर 1000 फीट की ऊंचाई पर एक हरा बादल जम गया था। हरा बादल रेशम की तरह लहराने लगा। हवा का एक हल्का झोंका ऐसा चल रहा था मानो बारिश होने वाली हो। अब तक लिन जिन हवा में मंडरा रहा था। हवा में कई फीट ऊपर खड़े होकर उसने भिक्षुओं और मदद के लिए आए विशेषज्ञों को सलाम किया। सब लोग, मैं अभी जाकर जांच करूंगा।
मैं बहुत आभारी हूँ कि सभी लोग यहाँ तक आए हैं। मैं आप सभी को इस आत्मिक ऊर्जा वर्षा के साथ धन्यवाद दूंगा। ऐसा कहकर लिन जिन उड़ने के लिए तैयार हो गया। चेन रुयुआन अचानक बोल पड़ी, मुझे आश्चर्य है कि क्या क्यूरेटर आपको मूल्यांकनकर्ता लिन की वर्तमान स्थिति के बारे में बता सकते हैं। लिन जिन ने चेन रुयुआन की ओर देखा। वह आदमी स्पष्ट रूप से जानता था कि लिन जिन ही वह व्यक्ति था जिसने दिव्य बिजली से निपटा था। अब जबकि क्यूरेटर दालुओ मंदिर में था तो मूल्यांकनकर्ता लिन कैसा कर रहा था। चेन रुयुआन ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो जानना चाहता था, ये यूजो और अन्य लोग भी जानना चाहते थे। वास्तव में जेड ड्रैगन सम्राट हेकियान ही वह व्यक्ति था जो जानना चाहता था। हवा में लिन जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे उस शिष्य को दिव्य बिजली का विरोध करने से कुछ चोटें आईं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहते हुए वह अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगा, पक्षी से भी कई गुना तेज। पलक झपकते ही वह सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया। वह आश्चर्यजनक है। डालुओ मंदिर के भिक्षुओं के दिल इस दृश्य को देखकर जोर से धड़क उठे। ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ था, कई खलनायक विशेषज्ञ और राक्षस साधक जानते थे कि उड़ना सबसे कठिन कौशल है। उड़ने वाले पक्षियों के पंख होते हैं। विशेषज्ञों को भी अपनी उड़ान के लिए मान की आवश्यकता होती है, चाहे वह जादुई उपकरण हो, बादल हो या कुछ और। यह एक ही सिद्धांत था। हवा में उड़ना सरल और सीधा था, लेकिन उस तरह की गति हासिल करना मुश्किल था, चाहे वह ऊंचाई हो, गति हो या दूरी। ऐसा लग रहा था कि क्यूरेटर दक्षिण महाद्वीप तक उड़ान भरने की योजना बना रहा था। यह हास्यास्पद था। यहाँ कोई भी, चाहे वह धर्मी हो, राक्षस हो या राक्षस, ऐसा नहीं कर सकता था। वास्तव में वे नहीं जानते थे कि लिन जिन भी उतना ही आश्चर्यचकित था। यह उसका क्लाउड मैनिपुलेशन नहीं था, बल्कि शांग र का ऑब्जेक्ट किनेसिस था। शांग र अब उसके शरीर और गोल्डी को नियंत्रित कर रहा था। उसकी गति एक बार जानवर पर सवार होने से 2 से 3 गुना अधिक थी। बहुत समय नहीं लगा इससे पहले कि वे दालुओ मंदिर के आसपास के शहरों से उड़कर एक विशाल पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गए। वे संभवतः कई 100 मील दूर थे। शैंगर, बस इतना ही काफी है। मुझे नियंत्रित करने के लिए ऑब्जेक्ट किनेसिस का उपयोग करने से तुम्हारा बहुत अधिक मैना खत्म हो गया है। लिन जिन ने शांग एर के सिर पर थपथपाया। इसके अलावा तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं। अब तुम एक इंसान में तब्दील हो सकते हो। उसकी बाहों में मौजूद छोटी लोमड़ी ने कोई आवाज नहीं की। लिन जिन ने अपनी गति बनाए रखी। उनका पीछा करने वाला चील जानवर कहीं नजर नहीं आ रहा था। हालांकि यह कोई समस्या नहीं थी। सींग वाली बांसुरी की मदद से लिन जिन उसे कुछ 100 मील के भीतर ढूंढ सकता था। हालांकि चील जानवर अब कुछ दूरी पर था, फिर भी वह उनका पीछा कर रहा था। लिन जिन की गति तभी धीमी हुई जब वह डालुओ मंदिर से 500 मील से अधिक दूर राशि महाद्वीप के किनारे पर पहुंच गया। शांग एर स्पष्ट रूप से थकी हुई थी। जैसे ही लिन जिन उतरी, वह एक गेंद की तरह सिकुड़ गई और सो गई। लिन जिन को पता था कि उसने अपना बहुत सारा मैना इस्तेमाल कर लिया है। इस डर से कि वह अभी भी घायल हो सकती है, लिन जिन ने उसे परेशान नहीं किया और उसे ले जाना जारी रखा। गोल्डी पूरे समय निष्क्रिय रूप से उड़ रहा था, इसलिए उसे चक्कर आ रहा था। अब जब वह उतरा था तो उसने अपने पंख फड़फड़ाए और चिल्लाया। कुछ विचार के बाद लिन जिन ने फिलहाल क्यूरेटर के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया। इस पर लिन जिन अपनी सामान्य पोशाक में ही रहा। इसके बजाय उसने एक बादल को बुलाया और क्यू लॉन्ग टाउन की ओर उड़ गया। यद्यपि उसकी उड़ान की गति शांग आ के ऑब्जेक्ट किनेसिस जितनी तेज नहीं थी, लेकिन धीमी भी नहीं थी। चाय के आधे कप से भी कम समय में लिन जिन क्यू लॉन्ग टाउन पहुंच गए। वांग तुजी को लिन जिन के आगमन के बारे में बताए हुए सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे। ये तेज था। वास्तव में लिन जिन के जाने के तुरंत बाद डालुओ मंदिर में बारिश शुरू हो गई। आत्मिक ऊर्जा की वर्षा। लिन जिन ने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए जलभंडार कवच का इस्तेमाल किया। ये कवच की अलौकिक शक्तियों में से एक थी। लिन जिन ने सभी पालतू जानवरों की ताकत बढ़ाने में मदद करने के लिए ये जादू किया। अगर पालतू जानवरों को कोई पुरानी बीमारी थी तो वे इस आध्यात्मिक ऊर्जा की बारिश के तहत धीरे धीरे ठीक हो सकते थे। न केवल पहाड़ की तलहटी, बल्कि डालुओ पीक की चोटी भी बारिश से पोषित हो रही थी। चाहे वह डालुओ मंदिर के भिक्षु हो या नीचे के खलनायक विशेषज्ञ और राक्षस, वे सभी इस आत्मिक ऊर्जा वर्षा से अचंभित थे। क्यूरेटर सचमुच अद्भुत है। भीड़ के बीच एक राक्षस ने अपने शरीर पर बारिश गिरते हुए महसूस किया और प्रशंसा से चिल्लाया। वांग तुजी, जिसने पहले सुराग दिए थे, ने महसूस किया कि उस पर आत्मिक ऊर्जा की वर्षा हो रही है। पहले तो उसे पूरे शरीर में खुजली महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसे एक अवर्णनीय आराम का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह स्नान कर रहा हो। न केवल उसे, बल्कि उसके पालतू पशु गिद्ध को भी ऐसा ही महसूस हुआ। वांग तुजी का पालतू जानवर कई साल पहले गंभीर रूप से घायल हो गया था। न केवल वह अपनी पुरानी चोटों से उबर नहीं पाया, बल्कि लगातार सड़े हुए मांस को खाने से उसके शरीर में लाश का बहुत जहर भी जमा हो गया था। गिद्ध एक मैला ढोने वाला जानवर था, इसलिए अगर वह घायल न होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन एक बार घायल हो जाने पर जहर उसे और नहीं दबा पाता। कई सालों तक अक्सर ऐसे दिन आते थे जब गिद्ध को बहुत तकलीफ होती थी। न केवल उसका पालतू जानवर दर्द में था, बल्कि वांग तुजी भी उनके रक्त अनुबंध की शक्ति के कारण प्रभावित था। यही कारण था कि वह इतना भयानक दिखता था। मनुष्य और जानवर के शरीर में बहुत समय से जहर जमा था, जिसकी वजह से वे इतने अजीब लग रहे थे। लेकिन अब जब वे आत्मिक ऊर्जा की बारिश में नहाए गए तो उनकी पुरानी चोटें और उनके शरीर में जहर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। सिर्फ वांग तुजी ही नहीं, बूढ़े कछुए की उंगलियां भी कांप रही थी। शांग एर ने पहले भी उसका इलाज किया था और हालांकि इलाज आखिरकार सफल रहा था, लेकिन उसका पालतू जानवर अभी भी कमजोर और मुरझाया हुआ था। हालांकि इस आत्मिक ऊर्जा वर्षा के तहत न केवल बूढ़े कछुए को ऐसा महसूस हुआ कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, बल्कि उसका पालतू जानवर विशाल कछुआ भी बूढ़े कछुए की पीठ पर कपड़ों के माध्यम से फट रहा था। उसने अपना सिर उठाया और अपने दिल की इच्छा के अनुसार इस पुनर्जन्म की बारिश का आनंद लिया। इसके अलावा नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि यह कछुआ धीरे धीरे आकार में बढ़ रहा था। पहले तो इसका आकार एक वॉश बेसिन जितना ही था, लेकिन कुछ ही समय में यह आधे व्यक्ति की ऊंचाई तक बढ़ गया। यह अपनी पीठ पर 3 से 5 लोगों को भी ले जा सकता था। बूढ़ा कछुआ इस दृश्य को देखकर उत्साहित क्यों न हो। मैडम घोस्टचाइल्ड आई और बोली, ये क्यूरेटर की अलौकिक शक्ति है। जिस तरह से मैं इसे देखती हूँ, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्यूरेटर नहीं कर सकता। मैडम घोस्टचाइल्ड, कॉफिन मैन और ओल्ड टर्टल सभी नानलिंग 5 का हिस्सा थे। उस समय वे भाई बहनों की तरह करीब थे, लेकिन एक आपदा के बाद उनमें से एक की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य 4 घायल हो गए।
कई सालों तक वे दयनीय जीवन जीते रहे। अगर क्यूरेटर के संयोग से इलाज न होता तो ओल्ड टर्टल आज जीवित नहीं होता और कॉफिन मैन भी मर जाता। यह ओल्ड टर्टल की क्यूरेटर से पहली मुलाकात थी। वह भी एक पुरानी घटना को याद करके उत्साहित था। भूत बालक, ताबूत आदमी, क्या तुम्हें अभी भी दाव भगवान की कथा याद है? दाव प्रभु। ये दो शब्द सुनकर वहां उपस्थित सभी विधर्मी विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। जब तक कोई दुष्ट मार्ग का विशेषज्ञ था तब तक वह दाव सम्राट के बारे में कैसे नहीं जान सकता था। दुष्ट मार्ग विशेषज्ञ रैंकिंग जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी, दाव सम्राट द्वारा बनाई गई थी। दुष्ट मार्ग में दाव सम्राट एक कुलपति के समान अस्तित्व था। सैकड़ों साल पहले उन्हें दुनिया के नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया था। दाव भगवान, आप पहले भी हमेशा मुखौटा पहने रहे हैं, अब क्यूरेटर भी वही कर रहा है। क्या दोनों के बीच कोई संबंध है? बूढ़ा कछुआ साहसी था और जो भी उसके मन में आया उसने कह दिया। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जो सैकड़ों साल पहले हुआ था। उपस्थित विधर्मी विशेषज्ञों में से किसी ने भी, यहां तक कि विधर्मी विशेषज्ञों की सूची में शामिल लोगों ने भी, वास्तव में डाउनलॉर्ड को नहीं देखा था। हालांकि डाउनलॉर्ड्स के बारे में वास्तव में कुछ किंवदंतियां थीं। एक खलनायक विशेषज्ञ ने कहा, मैंने भी इसके बारे में सुना है। मैंने दाव भगवान का एक चित्र भी देखा है। वह एक मुखौटा पहनता है जिस पर दाव शब्द लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने कभी उसका असली रूप नहीं देखा है। दाव अक्षर वाला मुखौटा, सफेद लकड़ी के नीचे काली स्याही से एक अक्षर लिखा हुआ था, दाव। अतीत में उसे दावलॉर्ड के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह दाव अक्षर वाला मुखौटा था। ब्लैक क्रो ने कहा, यह संभवतः महज संयोग है। क्यूरेटर के मुखौटे पर जानवरों के चित्र बने हुए हैं। ब्लैक क्रो ने इस समय कहा। सभी ने सिर हिलाया। आखिरकार, हालांकि डाउनलॉर्ड की खलनायक विशेषज्ञों के बीच एक शानदार प्रतिष्ठा थी, फिर भी वह सैकड़ों साल पहले का एक व्यक्ति था। इस तरह के एक महान व्यक्ति की तुलना में क्यूरेटर अधिक यथार्थवादी था। हर कोई, हालांकि वांग तुजी ने पहले एक सुराग का उल्लेख किया था, हम अभी भी नहीं जानते कि यह सच है या नहीं। वह सफेद बंदर क्यूरेटर का दादा शिष्य है और उसका ठिकाना अज्ञात है। अब जब हमें क्यूरेटर से एक आत्मिक ऊर्जा की वर्षा मिली है तो चलो सुराग खोजने में उसकी मदद करें। अगर कोई खबर है तो हम एक दूसरे को तुरंत सूचित करेंगे, मैडम घोस्ट चाइल्ड ने सुझाव दिया। इस पर दालुआ मंदिर के भिक्षु ये सुनकर बहुत खुश हुए। इस तरह खलनायक विशेषज्ञ तितर बितर हो सकते थे। इसके अलावा उनके भिक्षु जी यिन को व्हाइट ऐप के साथ होना चाहिए। जब तक वे व्हाइट ऐप को ढूंढ लेंगे वे जी यिन को भी ढूंढ पाएंगे। चर्चा के बाद समूह तितर बितर हो गया। इस बीच लिन जिन पहले ही क्यूई लॉन्ग टाउन में कदम रख चुका था। ये 3 महाद्वीपों का चौराहा था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था जो एक मध्यवर्ती राज्य से संबंधित था। हालांकि यह मध्यवर्ती राज्य बहुत मजबूत नहीं था। इस क्यू लॉन्ग टाउन की दीवारें भी बहुत जीर्ण शीर्ण थीं। अगर ये तथ्य न होता कि व्यापारी अक्सर यहाँ से गुजरते थे तो ये छोटा शहर भी अस्तित्व में नहीं होता। शहर की रखवाली करने वाले सैनिक बहुत ही उत्साही थे। हालांकि उनके कवच पुराने थे लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही गंभीर था। उनके ब्लेड तेज थे और उनके भाले ठंडी चमक से चमक रहे थे। लिन जिन ने मुखौटा पहना हुआ था और 6 पूंछ वाली लोमड़ी को ले जा रहा था। गोल्डी को भूल जाओ, उसकी वर्तमान उपस्थिति बहुत ही विशिष्ट थी, इसलिए लिन जिन ने शहर में प्रवेश करने के लिए एक छलावरण मंत्र का उपयोग किया। साधारण लोग उसे देख नहीं सकेंगे। क्यू लॉन्ग टाउन बहुत बड़ा नहीं था। इसे पार करने में बस कुछ ही पल लगे। अगर कोई पूरे शहर से पैदल जाए तो 1 घंटा काफी है। अगर कोई लिन जिन की तरह पैदल जाए तो उसे और भी कम समय लगेगा। शहर में प्रवेश करने के बाद लिन जिन को पता चला कि वांग तुजी ने जिस छोटे सफेद वानर का उल्लेख किया था वह सफेद वानर था, क्योंकि शांग जो उसकी बाहों में था ने श्वेत वानर की राक्षसी ऊर्जा को सूंघ लिया था। यद्यपि यह धुंधला था परंतु ये निश्चित रूप से श्वेत वानर था। इससे लिन जिन का मनोबल बढ़ा, साथ ही वह और भी सतर्क हो गया। वांग तुजी के अनुसार व्हाइट ऐप को एक बूढ़े ताओवादी ने कुत्ते की तरह उसकी गर्दन में रस्सी से बांध रखा था। इसके अलावा जी यिन उनके ठीक पीछे था। कुछ संभावनाएं थीं। एक ये कि बूढ़ा दाववादी इतना कुशल था कि वह व्हाइट ऐप और जी यिन को अपने वश में कर सकता था और उन्हें मजबूर कर सकता था। दूसरी यह कि बूढ़ा दाववादी और जी यिन आपस में मिले हुए थे और उन्होंने व्हाइट ऐप का अपहरण करने के लिए मिलकर काम किया। लिन जिन के लिए ये 2 संभावनाएं सबसे ज्यादा संभावित थीं। किसी भी तरह से दूसरा पक्ष कम से कम डालुओ मंदिर के रेक्टर के स्तर का कुशल था। उसे सावधान रहना पड़ा। गंध का पीछा करते हुए शांग एर लिन जिन को शहर के एक शराबखाने में ले गया। शराबखाने में ज्यादा ग्राहक नहीं थे इसलिए मेजें ज्यादातर खाली थीं। एक मेज पर वाइन ग्लास के नीचे चावल का कागज का टुकड़ा रखा था। उसके बगल में एक ब्रश था। सफेद बंदर की आभा कागज पर महसूस की जा सकती थी। शांग एर को भूल जाए, लिन जिन भी इसे महसूस कर सकता था। लिन जिन ने पास जाकर देखा और भौहें सिकोड़ ली। कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी थीं। ये शब्द जादुई थे इसलिए आम लोग इन्हें नहीं देख पाते, लेकिन लिन जिन के साधना स्तर पर वह इन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था। लिन जिन उस आदमी की कुशलता से नहीं बल्कि उसके द्वारा छोड़े गए शब्दों से आश्चर्यचकित थे। दक्षिण में 1000 मील दूर गुकांग पर्वत, एक सम्मानित अतिथि के लिए एक गर्म चाय का प्याला, ताओवादी का संदेश। हालांकि इसमें यह नहीं लिखा था कि यह किसके लिए है, लेकिन लिन जिन को पता था कि यह उसके लिए है। न केवल शब्दों की ये 2 पंक्तियां आश्चर्यजनक थीं, बल्कि उसके बगल में एक ब्रश भी था। ब्रश के बाल सफेद बंदर के फर से बने थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि सफेद बंदर की शैतानी ऊर्जा उस पर बनी हुई थी। ये दोनों पंक्तियां व्हाइट ऐप के ब्रश का उपयोग करके लिखी गई थी। स्ट्रोक मजबूत थे और उनकी सुलेख का स्तर प्रभावशाली था। लिन जिन ने सुलेख पर कुछ शोध किया था और उनकी लिखावट शुरू से ही उत्कृष्ट थी, इसलिए वह जानता था कि सुलेख व्यक्ति का प्रतिबिंब था। इस समय लिन जिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बूढ़े ताओवादी को इन 2 शब्दों को अहंकार के साथ उस ब्रश पर लिखते हुए देख रहा हो जिसे उसने रास्ते में तैयार किया था। दबंग, अभिमानी। लिन जिन केवल शब्दों से ही इसे महसूस कर सकता था। लिन जिन को भी पता था कि दूसरी पार्टी उसके लिए यहाँ थी। सफेद बंदर का ब्रश उठाने के लिए आगे बढ़ते हुए लिन जिन ने तुरंत ब्रश से एक आभा निकलती हुई महसूस की। यह एक शांत झील में फेंके गए कंकड़ की तरह था। लहरें उठीं। एक पल में लहरें पूरे क्यू लॉन्ग शहर में फैल गईं। शतारानकंठ। लिन जिन को उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष ने ब्रश के साथ कुछ किया होगा, उस पर जादू कर दिया होगा। लगभग उसी समय क्यू लॉन्ग टाउन के सभी पालतू जानवरों, जिनमें कारवां द्वारा ले जाए गए मालिकहीन जानवर भी शामिल थे, की आंखें लाल हो गईं और वे धीमी आवाज में गुर्राने लगे।
यहाँ तक कि पालतू जानवर जिनमें रक्त अनुबंध बन गया था, वे भी हिंसक और रक्तपिपासु ऊर्जा के उफान से तुरंत अभिभूत हो गए, जिससे रक्त अनुबंध की मूल शक्ति दब गई। रक्त अनुबंध के दमन के बिना रक्तपिपासु ऊर्जा द्वारा सबसे आदिम पाशविक प्रवृत्तियां सक्रिय हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप पशुओं का उत्पात मच गया। उनके बगल की मेज पर बैठे ग्राहक का पालतू जानवर तुरंत उछल पड़ा और अपने मालिक पर झपट पड़ा। यही बात क्यूलोंग टाउन के दूसरे इलाकों में भी हो रही थी। अगले ही पल खून की नदियां बह निकलेंगी और अनगिनत लोग मर जाएंगे। और ये दूसरे पक्ष की एक छोटी सी चाल, शक्ति प्रदर्शन मात्र हो सकता है। लिन जिन जाहिर तौर पर ऐसा नहीं होने देंगे, खासकर जब जानवरों से जुड़े मंत्रों की बात आती है। वह इस काम में सबसे अच्छा था, इसलिए वह अपने क्षेत्र में किसी और के द्वारा धोखा दिए जाने की अनुमति नहीं दे सकता था। बाध्यकारी अभिशाप। लिन जिन ने अपने चारों ओर आत्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और अपनी उंगलियां चटकाईं। ये तीखी आवाज एक पल में पूरे क्यूलोन कस्बे में गूंज उठी। जो हिंसक जानवर हमला करने वाले थे, वे तुरंत स्थिर हो गए, जैसे किसी ने उनकी गर्दन पकड़ ली हो। लिन जिन के पास दूसरे पक्ष के जादू को तोड़ने का यही एकमात्र तरीका था। बंधन अभिशाप का उपयोग जानवरों को एक निश्चित सीमा के भीतर अंधाधुंध रूप से बांधने के लिए किया जाता था। आखिरकार जब जादू के नियंत्रण में पागल हो चुके जानवरों का सामना करना पड़ता है, तो शुद्ध बल प्रयोग प्रभावी नहीं रह जाता। जादू से निपटने के लिए वे केवल दूसरे जादू का उपयोग कर सकते थे। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। क्यूलोंग टाउन में ज्यादातर लोगों के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। कुछ मजबूत लोगों को पता था कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार इतने कम समय में उनके रक्त अनुबंधों की शक्ति ने अपना असर खो दिया था। जरूर कुछ गड़बड़ थी, इसलिए जिन लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता थी, उन्होंने तुरंत ही अपने आप को पालतू जानवर से दूर कर लिया। उनमें से ज्यादातर अभी भी उलझन में थे। आखिरकार उनके खून के पालतू जानवर उनके साथ हर अच्छे बुरे पल में साथ रहे थे। उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि वे सतर्क नहीं थे। बाइंडिंग स्पेल का इस्तेमाल करने के बाद लिन जिन ने स्पेल नेगेटिव का इस्तेमाल किया। गोल्डी की भनभनाहट को उधार लेकर उसने मंत्र को चैनल किया और क्यूलोंग टाउन के सभी पालतू जानवरों पर से बेरसेक मंत्र को हटा दिया। इस रक्तहीन युद्ध की शुरुआत से लेकर अंत तक शराब का एक प्याला पीने में ही समय लगा। हालांकि शराब के इस प्याले में बहुत सारे खतरे छिपे थे। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो क्यूलोंग टाउन खूंखार जानवरों के खून से नहा जाएगा। अभी मुर्गी क्यों बांग दे रही थी? मैंने भी सुना है। ये भी सही समय नहीं है। किसका मुर्गा इतना मूर्ख है? मेरा पालतू जानवर अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया था, लेकिन इस कौवे के बाद वह सामान्य हो गया। अजीब है, अजीब है। जब क्यूलोंग टाउन में लोग बात कर रहे थे, लिन जिन पहले से ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने पहले ही ड्रैगनफायर से ब्रश को जला दिया था। इसे इधर उधर छोड़ना सिर्फ एक संकट होगा। कौन गारंटी दे सकता है कि यह किसी अन्य मंत्र से मंत्रमुग्ध नहीं होगा? नोट छोड़ने वाले व्यक्ति ने खुद को ताओवादी बताया। लिन जिन के लिए ये ताओवादी निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय जानवर मूल्यांकन करता था। जादू टोने में उसकी साधना भी प्रभावशाली थी। उसने लिन जिन के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था। अगर लिन जिन के पास कुछ तरकीबें नहीं होती तो वह युद्ध के पहले दौर में ही हार जाता। यद्यपि लिन जिन घायल नहीं होता यदि वह क्यूलोंग टाउन में हजारों पालतू जानवरों को नियंत्रित नहीं कर पाता, लेकिन उसकी मनस्थिति को ऐसा झटका लगता जो चोट से भी बदतर होता। इसलिए ये ताओवादी एक विशेषज्ञ था। गूकांग पर्वत। हो ठीक है, चूंकि आप एक गर्म कप चाय के साथ मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने जाऊंगा, लिन जिन ने सोचा। उसका चील जानवर आखिरकार आ ही गया था। क्यूलोंग टाउन के ऊपर मंडराते हुए लिन जिन ने शांग एयर को अपने कंधे पर चढ़ा लिया। गोल्डी को अपनी बाहों में उठाकर लिन जिन ने बादल पर छलांग लगाई और चील की पीठ पर सवार होकर गूकांग पर्वत की ओर दक्षिण की ओर बढ़ गया। चील की पीठ पर बैठे लिन जिन को याद आया कि वांग तुजी वही व्यक्ति था जिससे वह 2 दिन पहले क्यूलोंग टाउन में मिला था। दूसरे शब्दों में, वो व्यक्ति सीधे गूकांग पर्वत की ओर जाने से पहले क्यूलोंग टाउन में जाल छोड़ गया होगा। अगर वह सही था तो वह आदमी निश्चित रूप से गूकांग पर्वत पर कुछ जाल बिछाएगा। यहाँ तक कि एक संभावना यह भी थी कि गूकांग पर्वत ताओवादी का अड्डा था। ये जानते हुए कि वह एक दुश्मन था और उसके पास भौगोलिक लाभ था, चीजें मुश्किल होती जा रही थी। हालांकि लिन जिन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। अगर वह नहीं जाता तो वह आदमी सफेद बंदर को नुकसान पहुंचा सकता था। सफेद बंदर की खातिर लिन जिन को जाना ही था, भले ही उसे खंजरों के पहाड़ पर चढ़ना पड़े और आग के समुद्र में तैरना पड़े। लिन जिन की मौजूदा समझ के आधार पर ये ताओवादी कुशल था। हालांकि उसका साधना स्तर डालुओ मंदिर के मठाधीश से अधिक नहीं था, लेकिन जानवरों के मूल्यांकन के मामले में यह आदमी शायद रैंक 3 के जानवर मूल्यांकनकर्ता से कहीं बेहतर था। वह रैंक 4 का जानवर मूल्यांकनकर्ता भी हो सकता है। सौभाग्य से लिन जिन के पास अपना तुरुप का पत्ता था। पिछले कुछ दिनों से शांग रसवस्त हो रही थी और सोने के लिए पानी के भंडार के कवच को गले लगा रही थी। पानी की आत्मा ने उसकी नसों और अंगों को पोषण दिया, इसलिए उसकी चोटें अब कोई समस्या नहीं थी। उसकी साधना का स्तर भी सुधर गया था। आखिरकार वह रैंक 4 से रैंक 5 तक पहुंच गई थी, इसलिए शांग पहले से कम 10 गुना मजबूत थी। वास्तव में वह बहुत पहले ही एक इंसान में बदल सकती थी। हालांकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह चाहती थी कि उसे हर दिन लिन जिन द्वारा उठाया जाए। पिछले कुछ दिनों से चीजें बहुत व्यस्त थीं, इसलिए लिन जिन ने उसे अभी के लिए अपने तरीके से रहने देने का फैसला किया। एक बार जब व्हाइट एप को बचा लिया गया तो वह उसे अपनी मर्जी से काम करने नहीं देगा। वहां गोल्डी भी था। गोल्डी इस बार भी रैंक 4 पर पहुंच गया था, लेकिन उसने बीस्ट एनर्जी फॉर्मेशन की खेती नहीं की। इसके बजाय वह पूरी तरह से गोल्डन क्रो के रक्त पर निर्भर था। रैंक 4 होने के बावजूद अगर उसे उकसाया जाता तो डालुओ मंदिर का रेक्टर भी उसका कुछ नहीं कर पाता। इन दोनों के रहते जियो हुओ के साथ मिलकर काम करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस बारे में बात करते हुए लिन जिन का पालतू जानवर जियाओ हुओ थोड़ा कमजोर था। वह अब केवल रैंक 4 पर था। हालांकि उसके पास यिन यांग धर्म शरीर था, लेकिन वह आमने सामने की लड़ाई में गोल्डन क्रो के वंश का मुकाबला नहीं कर सकता था। जियो हुओ का शुरुआती बिंदु बहुत कम था और उसके पास कोई वंशानुक्रम विरासत नहीं थी। वह केवल लिन जिन के घातक जानवरों के संग्रहालय की वजह से ही इतनी दूर तक पहुंच पाया। आखिरकार फायर वुल्फ का रैंक 4 तक विकसित होना दुर्लभ था। रैंक 5 के लिए शायद इतिहास में एक भी ऐसा नहीं था। चील को 1000 मील की दूरी तय करने में सिर्फ 2 घंटे लगे। चील लंबी यात्रा से थक चुकी थी। लिन जिन ने उसे एक स्पिरिट की गोली खिलाई और उसे आगे बढ़ने के लिए चांदी की सुइयों से उसके AQ पॉइंट्स पर चुभोया।
लिन जिन पहले कभी दक्षिणी महाद्वीप पर नहीं गया था। जब वह क्यूलोंग टाउन में था तो उसे पहले से ही नमी और गर्मी का एहसास हो रहा था। एक और 1000 मील की उड़ान भरने और माउंट गुकांग पर पहुंचने के बाद लिन जिन को एहसास हुआ कि यहाँ की जलवायु नम और गर्म थी। ये घास वाले महाद्वीप की बंजर जमीनों से बिल्कुल अलग थी। उसके नीचे के पहाड़ हरे भरे पेड़ों से ढके हुए थे। जैसा कि कहावत है, आप पेड़ों के कारण पहाड़ों को नहीं देख सकते। दिन के समय सफेद धुंध छाई रहती थी और रात में ओस जम जाती थी। माउंट गुकांग विशेष रूप से उल्लेखनीय था। वहां अनगिनत प्राचीन पेड़ थे जो सैकड़ों और हजारों साल पुराने थे। स्थानीय लोग पहाड़ों में बहुत गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करते थे, मुख्यतः इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे जहरीले कीड़े थे। अगर वे लापरवाह होते और काट लेते तो यह विनाशकारी होता। माउंट गुकांग में इतना धुआं भरा हुआ था कि पक्षी और जानवर वहां उड़ नहीं सकते थे। अगर वे उड़ते भी तो वे बढ़ते धुएं की वजह से गिर जाते और भयानक मौत मर जाते। ये दक्षिण महाद्वीप के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक था। हालांकि चाहे कोई जगह कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, वहां इंसानों के निशान फिर भी मौजूद होते थे। उनके पूर्वजों ने लंबे समय से कहा था कि भाग्य और दुर्भाग्य एक साथ आते हैं। दाओवाद यिन और यांग के दो चरम सीमाओं पर जोर देता था। भले ही यह एक खतरनाक जगह थी, फिर भी इसमें कई छिपे हुए लाभ थे। उदाहरण के लिए पहाड़ आत्मा जड़ी बूटियों और आत्मा जानवरों से भरा हुआ था। जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले और शिकारी अक्सर माउंट गुकांग का दौरा करते थे। लिन जिन ने चील जानवर को सीधे उड़ने नहीं दिया। एक तो ये कि गुकांग पर्वत पर धुआं भरा हुआ था, इसलिए चील जानवर शायद उसका सामना न कर पाए। दूसरा कारण यह था कि ताओवादी ने जाल बिछाया होगा। तुलनात्मक रूप से कहें तो जमीन से पहाड़ में प्रवेश करना कम जोखिम भरा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ धुआं बहुत ज्यादा था। सबसे मजबूत उड़ने वाला जानवर भी उसका सामना नहीं कर सकता था। चील जानवर की तो बात ही छोड़िए। पहाड़ी रास्ते पर उनके सामने धुएं से भरा माउंट गुचोंग था। उसके बगल में एक टेढ़ी मेढ़ी पत्थर की पट्टिका थी जिस पर प्राचीन अक्षरों में माउंट गुचोंग लिखा हुआ था। पत्थर की पट्टिका पर कई क्षतिग्रस्त जगहें थीं और उस पर मुरझाई हुई बेलें उगी हुई थीं। गोल्डी शुरू से ही बेवजह उत्साहित महसूस कर रहा था। वह इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। अगर लिन जिन ने उसे रोका नहीं होता तो वह अब तक माउंट गुकांग पर हमला कर चुका होता। तभी लिन जिन ने एक जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले को आगे एक चट्टान पर आराम करते देखा। उस आदमी ने पुआल की टोपी और छोटे लिबादे पहने हुए थे। उसका शरीर मजबूत था और यह स्पष्ट था कि वह अक्सर यात्रा करता था। उसके बगल में एक औषधीय टोकरी और पत्तों में लिपटे सूखे राशन का एक थैला था। वे सूखे मांस और सूखी सब्जियों में लिपटे चिपे चिपे चावल के गोले थे। उन्हें चावल में लपेटा गया था और एक बर्तन में भाप में पकाया गया था। लिन जिन उन्हें अपने साथ ले गया ताकि जब भी उसे भूख लगे तो वह खा सके। ये काफी सुविधाजनक था। लिन जिन शांग एर को अपनी बाहों में लेकर आगे बढ़ा। जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले ने लिन जिन के आने पर ध्यान दिया, इसलिए उसने उसकी पीठ पर पड़े दवा के चाकू को पकड़ने से पहले सावधानी से उसकी ओर देखा। जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले का दवाई का चाकू गेहूं काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दरांती जैसा था, लेकिन छोटा था। चूंकि उन्हें पूरे साल पहाड़ों पर यात्रा करनी पड़ती थी, इसलिए दवाई के चाकू बेहद तेज थे। उन्हें जड़ी बूटियां काटने में कोई परेशानी नहीं थी और वे जानवरों और डाकुओं से भी निपट सकते थे। लिन जिन ने एक मुखौटा पहना हुआ था और अपनी बाहों में एक सुंदर छोटी लोमड़ी को उठाया हुआ था। उसके बगल में एक मुर्गा था। मुर्गा स्पष्ट रूप से उत्साहित था क्योंकि वह अपने पंख फड़फड़ा रहा था, कुछ आजमाने के लिए उत्सुक था। यह शैली और संयोजन निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा और लोगों को भयभीत करेगा। जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाला बहुत डरा हुआ था। चाकू की मूठ पकड़ने के अलावा उसकी टोकरी में मौजूद गिलहरी भी अपना सिर बाहर निकाल रही थी। वह थोड़ी बेचैन थी। स्पष्टतः ये गिलहरी उनका पालतू जानवर था। लिन जिन नहीं रुके। वे आगे बढ़ते रहे। जड़ी बूटी काटने वाली मशीन के पास से होते हुए माउंट गुकांग की ओर बढ़े। जब हर्बलिस्ट ने देखा कि वह बस एक राहगीर है तो उसने राहत की सांस ली। उसके पास ये देखने के लिए पर्याप्त समय नहीं था कि वह कहां जा रहा है, इसलिए कुछ सोचने के बाद उसने पूछा, सर क्या आप माउंट गुकांग जा रहे हैं? लिन जिन ने रुककर सिर हिलाया, ये सही है। हर्बलिस्ट ने आगे कहा, माउंट गुकांग एक खतरनाक जगह है। अगर आपके पास करने के लिए कोई जरूरी काम ना हो तो वहां जाने से बचें। यह एक दयालु सलाह थी। हर्बलिस्ट अक्सर गुकांग पर्वत के किनारे जड़ी बूटियां इकट्ठा करता था, इसलिए वह इस जगह से बहुत परिचित था। जब उसने इस व्यक्ति को जल्दबाजी में पहाड़ में प्रवेश करते देखा तो उसने सद्भावना से उसे रोकने की कोशिश की। लिन जिन को समझ आ गया कि हर्बलिस्ट क्या कहना चाह रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। अच्छा ऐसा है। इस पर औषधि विशेषज्ञ केवल इतना ही कह सका, तो महोदय आपको धुएं और सभी प्रकार के विषैले कीड़ों से सावधान रहना चाहिए। सड़क के किनारे बहुत से कीटनाशक पौधे हैं, वे 7 पत्तों वाले पौधे हैं। कुछ पौधे उठाए और उन्हें पहन लीजिए ताकि विषैले कीड़े दूर रहें। बोलते समय औषधि विशेषज्ञ ने सड़क के किनारे पड़ी कुछ जड़ी बूटियों की ओर इशारा किया। उसका स्पष्ट इरादा अच्छा था। लिन जिन ने उन्हें सलाम किया और धन्यवाद दिया। फिर बिना किसी विलंब के वह गुकांग पर्वत पर छाए धुएं के बीच प्रवेश कर गया। हर्बलिस्ट ने लिन जिन को जाते हुए देखा। उसने आह भरी और खुद से बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि यह मुक्केबाज कहां से आया है। लोग कहते थे कि माउंट गुकांग में अमर लोग रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे सब झूठ थे। इतने सालों में अनगिनत लोग इस किंवदंती के कारण पहाड़ में घुसे हैं, केवल अपनी जान गंवाने के लिए। इसे भूल जाओ, मैंने जो कहना था कह दिया है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो। ये कहकर औषधि विशेषज्ञ ने बचे हुए चावल के गोले अपने मुंह में ठूंस लिए। जब उसने पलटकर देखा तो वह दंग रह गया। उसका पालतू जानवर गिलहरी, जिसे जड़ी बूटियां खोजने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, इस समय थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके शरीर के चारों ओर औषधीय ऊर्जा का एक बादल था। इसके अलावा टोकरी में एकत्र की गई सभी जड़ी बूटियां लकड़ी की आत्मा ऊर्जा से भरी हुई थीं। उनमें से कुछ तो बढ़ भी रही थी। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अपने जीवन के इतने वर्षों में हर्बलिस्ट के लिए यह पहली बार था कि उसने ऐसा कुछ देखा। यदि कोई थोड़ा भी जानकार व्यक्ति गिलहरी की वर्तमान स्थिति को देखे तो उसे पता चल जाएगा कि यह एक पालतू जानवर के विकास का संकेत है, या यूं कहें कि यह पालतू जानवर विकसित हो रहा था। रैंक 2 पर पहुंचने के बाद ही कोई व्यक्ति मौलिक शक्तियों का उपयोग कर सकता है। ये गिलहरी स्पष्ट रूप से लकड़ी की विशेषता वाली थी, जिसने औषधीय आभा और बढ़ती जड़ी बूटियों के अजीब दृश्य को समझाया। अब तक लिन जिन माउंट गुकांग में कदम रख चुके थे।
यहाँ सचमुच बहुत अधिक धुंध है। लिन जिन अपने सामने 10 फीट से ज्यादा दूर कुछ भी नहीं देख सकता था। हर जगह धुंध और सफेद कोहरा था, इसलिए इस जगह को खतरे का क्षेत्र कहा जाता था। धुंध के नीचे घास के बीच से कई जहरीले कीड़े निकल रहे थे। लिन जिन के कानों में भी सरसराहट की आवाजें गूंज रही थी। लिन जिन की मानसिक दृढ़ता के बावजूद उसे लगा कि उसके सिर में झुनझुनी हो रही है। शांग एर भी स्पष्ट रूप से नाखुश था। दूसरी ओर गोल्डी एक छोटे से चूजे की तरह खुश था जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी। वह उन्माद में भोजन की तलाश में लग गया। लिन जिन ने उसे नहीं रोका। वह जितना चाहे उतना खा सकता था। वैसे भी दूसरी जगहों पर कीड़े मकोड़े मिलना आसान नहीं था। अब जब वह यहाँ था तो लिन जिन ने उसे जितना चाहे उतना खाने दिया। आखिरकार गोल्डी ने डालुओ मंदिर में बहुत योगदान दिया था। लिन जिन को बस यही चिंता थी कि ये जहरीले कीड़े अगर ज्यादा जहरीले हुए तो गोल्डी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस बारे में थोड़ा सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंताएं निराधार थी। गोल्डी का शरीर अनोखा था और चूंकि उसने खाने की हिम्मत की थी, इसलिए उसे जहर लगने का डर नहीं था। भले ही उसे जहर दे दिया जाए, लिन जिन के रहते हुए उसे कुछ नहीं होगा। गोल्डी खुशी खुशी इधर उधर भाग रहा था। उसके मुंह में तरह तरह के जहरीले कीड़े, कनखजूरे और बिच्छू थे। वह उन सभी को खाकर बहुत खुश था। पहाड़ में प्रवेश करने के बाद लिन जिन को सफेद बंदर की आभा का एहसास हुआ। दूसरे पक्ष ने जानबूझकर व्हाइट ऐप को खुद को प्रकट करने की अनुमति दी थी। दूसरे शब्दों में ताओवादी को पता था कि लिन जिन यहाँ था। आभा का अनुसरण करते हुए लिन जिन आगे बढ़ा। घने जंगल और पहाड़ी नदी से गुजरने के बाद वह एक घाटी में पहुंचा। कुछ अप्रत्याशित हुआ, या यूं कहें कि यह अपरिहार्य था। उनके आसपास का धुआं घना होता जा रहा था। धुएं से सरसराहट की आवाजें आ रही थी। लिन जिन को पता चल गया था कि यहाँ बहुत सारे जहरीले कीड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विषैले मियाज्मा कीड़े किसी जादू के प्रभाव से सक्रिय हो गए थे, क्योंकि वे असामान्य रूप से सक्रिय थे। लिन जिन ने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे हवा का एक तेज झोंका आया और आसपास का धुआं उड़ गया। जब धुआं चला गया तो आखिरकार उनके आसपास जहरीले कीड़ों का घना झुंड देखा जा सकता था। ये कहा जा सकता है कि वे ज्वार की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। उनकी संख्या सिर्फ हजारों में नहीं थी, बल्कि लाखों में थी। अगले ही पल जहरीले कीड़े उनकी ओर झपट पड़े। अजगर की शक्ति। लिन जिन ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने एक मंत्र का जाप किया और उसकी उंगलियों पर आग की लपटें नाचने लगी। उसकी उंगली के एक इशारे से लपटें बाहर निकली और केरोसिन में फेंकी गई चिंगारी की तरह बिखर गईं। वे तेजी से फैल गईं और एक पल में अपने आसपास के वातावरण को आग लगा दी। लिन जिन को आग से डर नहीं लगता था। जियाओ हुओ के धर्म शरीर के कारण उसे जलने पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। लाइक और शेयर करें यूट्यूब चैनल नोवेल ही। ड्रैगन फायर का जादू तेजी से फैला, जिससे अनगिनत जहरीले कीड़े जल गए और वे दर्द से चीखने लगे। लपटों से अजीब सी चटकने की आवाजें सुनी जा सकती थी, जैसे कि बीन्स को तला जा रहा हो। साथ ही एक तीखी जली हुई गंध भी आ रही थी। यह एक भयानक दृश्य था। हालांकि ड्रैगन फायर मंत्र के बावजूद जहरीले कीड़े मौत से नहीं डरते थे। वे आगे बढ़ते रहे और आग की लपटों के साथ गतिरोध बनाते रहे। लिन जिन ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। लिन जिन ने अपनी आभा का इस्तेमाल करके जहरीले कीड़ों को डराने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह सिर्फ यह मान सकता था कि इन कीड़ों को किसी तरह के जादू से नियंत्रित किया जा रहा था। गू कीड़ों को नियंत्रित करना और डराना मुश्किल था, और अब जब दुश्मन का पलड़ा भारी था तो लिन जिन सिर्फ निष्क्रिय रूप से ही अपना बचाव कर सकता था। कहने की जरूरत नहीं कि ये दूसरा शुभकामना उपहार था जो ताओवादी ने उसके लिए तैयार किया था। यदि क्यू लॉन्ग टाउन में ब्रश से जुड़ा हिंसक जादू केवल उसे शर्मिंदा करने के लिए एक निवारक था, तो इस कीट घाटी में हजारों कीड़ों का आक्रमण वास्तव में घातक था। इतने सारे जहरीले कीड़े होने के कारण एक बार वे करीब आ गए तो लिन जिन को पलक झपकते ही निगल लिया जाएगा और उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। एकमात्र व्यक्ति जो उत्साहित था वह था गोल्डी। उसका शरीर गर्मी में बैल की तरह बड़ा हो गया। एक अजीब सी चीख निकालते हुए उसने अपने पंख फड़फड़ाए और कीड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। ये गोल्डी की अपनी करतूत थी। लिन जिन इस बात से चौंक गया, लेकिन उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जाने भी दो, लिन जिन असहाय था। हालांकि गोल्डी के पास एक अनोखी काया थी, इसलिए जहरीले कीड़ों के लिए उसे चोट पहुंचाना मुश्किल था। इस स्थिति में लिन जिन बादलों पर चल सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। बादलों पर चलना उसके प्रतिद्वंद्वी से डरने के बराबर था। वह पिछले राउंड में जीत चुका था, इसलिए इस बार वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर आसानी से नहीं चलेगा। जैसे ही उसने हवा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, ऐसा लगा जैसे केरोसिन की कई बाल्टियां आसपास की लपटों पर उड़ेल दी गई हों, जिससे वे भड़क उठी। भयंकर लपटें आखिरकार हावी हो गईं। आग की लपटों के प्रभाव में जहरीले कीड़े रथ को रोकने की कोशिश कर रहे मेंटिस की तरह थे। वे पूरी तरह से हार गए। आग की लपटें फैल गईं और जल्द ही 1000 फीट के दायरे में पूरी की घाटी जलकर राख हो गई। कोई नहीं जानता था कि कितने जहरीले कीड़े जलकर मर गए थे। वैसे भी हर जगह जहरीले कीड़ों के कोयले जैसे अवशेष थे और निश्चित रूप से उनकी संख्या करोड़ों में थी। बिग येलो ने बहुत देर तक संघर्ष करने के बाद काफी कुछ खा लिया था, लेकिन वे सभी जल चुके थे। जो जहरीले कीड़े मरे नहीं थे वे हार गए और सभी दिशाओं में भाग गए। बिग येलो नाराज था, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ज्यादा खाने से उसकी गर्दन फटने वाली थी। इस तरह के घने जंगल में लपटें आसानी से एक बड़ी आग को प्रज्वलित कर सकती हैं। हालांकि ड्रैगन फायर कोई साधारण आग नहीं थी। ये लिन जिन के मन की लपटें थीं जो उसकी इच्छा पर जलती थीं। सरल शब्दों में कहें तो अगर वह चाहता कि यह जल जाए तो ये जल जाएगी। अगर वह चाहता कि यह बुझ जाए तो ये बुझ जाएगी। आग बुझाने के लिए मंत्र का जाप करते हुए लिन जिन ने अपना रास्ता जारी रखा। इस बार उनकी यात्रा सहज थी। उन्हें किसी भी बाधा या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वे गूकांग पर्वत की गहराई में एक चोटी पर चढ़ने से पहले आगे बढ़ गए थे। पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा पेड़ था और उसके आसपास कुछ भी नहीं था। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा ताओवादी बैठा था जिसने एक ऐसा लबादा पहना हुआ था जिस पर दाओ लिखा हुआ था। बूढ़े ताओवादी के बगल में पेड़ के तने से एक रस्सी बंधी हुई थी और रस्सी के दूसरे सिरे पर एक सफेद बंदर था। अधीरता से सफेद बंदर अपनी गर्दन के चारों ओर बंधी रस्सी को खोलने की कोशिश करता रहा। हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की या रस्सी को फाड़ दिया, वह टस से मज नहीं हुआ। इस रस्सी में स्पष्टतः एक रहस्यमय शक्ति थी। बूढ़ा ताओवादी पेड़ के नीचे एक भिक्षु के साथ शतरंज खेल रहा था। बूढ़ा ताओवादी शांत और संतुष्ट दिख रहा था, जबकि उसके सामने बैठा सुंदर भिक्षु पसीने से लथपथ था।
अब खेलने की बारी उसकी थी, लेकिन भिक्षु ने चाहे जितनी भी कोशिश की, वह अपना काला शतरंज का मोहरा बोर्ड पर नहीं उतार पाया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही थी और नियंत्रित कर रही थी। साधु के कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन साधु जिद्दी था। ये सब जितना ज्यादा होता गया, वह हार मानने को तैयार नहीं था, भले ही उसकी आंखें लाल हो गई हो और वह ठंडे पसीने से भीगा हुआ हो। यदि तुम नहीं खेल सकते तो मत खेलो। क्या बेहतर नहीं होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो? बूढ़े ताओवादी ने बिना ऊपर देखे कहा। भिक्षुक ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसका हाथ अभी भी कांप रहा था। तभी जैसे कुछ महसूस कर रहा हो, बूढ़े ताओवादी ने पहाड़ की ओर जाने वाले रास्ते की ओर देखा और कहा, मुख्य पात्र यही है। छोटे भिक्षु, तुम भी थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? ऐसा कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और ऊर्जा की एक लहर बह निकली। भिक्षु ने घुरघुराहट की और उसे एक तरफ धकेल दिया गया। पहले से ही टूटी हुई बुद्ध की आधी मालाएं अब बिखर चुकी थी। डालुओ मंदिर में भी विशेषज्ञ हैं। यह अफसोस की बात है कि तुम छोटे भिक्षु अभी तक कुलीन धर्म नहीं सीख पाए हो और तुम अभी भी पर्याप्त रूप से कुशल नहीं हो। अगर तुम इस बार जिंदा वापस आ सकते हो तो अच्छी तरह से साधना करना याद रखना। यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए भाग दौड़ कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ तरकीबें हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम राक्षसों को वश में करना सीखने के योग्य हो? बूढ़े ताओवादी ने न केवल भिक्षु को पीटा बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया। भिक्षुक क्रोधित हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह पुराने ताओवादी का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस बीच लिनजिन धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ता गया। पहले उसने चारों ओर देखा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। दूर से ही लिनजिन को वहां की स्थिति का अंदाजा हो गया था। सबसे पहले उसने सफेद बंदर को देखा जो पीछे बंधा हुआ था। उसे बिना किसी संदेह के वह मिल गया था। सफेद बंदर तो ठीक लग रहा था, लेकिन उसके गले में बंधी रस्सी कोई साधारण चीज नहीं थी। यह इतनी मजबूत थी कि सफेद बंदर की राक्षसी ऊर्जा को दबा सकती थी, जिससे वह आम बंदर से अलग नहीं था। वह रस्सी से भी मुक्त नहीं हो सका। बाकी सब बातों को छोड़कर लिनजिन को पता चल गया कि यह बूढ़ा ताओवादी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह रस्सी किसी तरह की शक्तिशाली कलाकृति होगी। लिनजिन ने बूढ़े ताओवादी पर एक और नजर डाली। हालांकि उसने दाओवादी पोशाक पहन रखी थी, लेकिन वह दुष्ट और दुष्ट लग रहा था। वह बिल्कुल भी दयालु व्यक्ति नहीं लग रहा था। हालांकि वह अपने कपड़ों को लेकर बहुत सजग था। उसका लबादा सादा और साफ था, जिस पर सुलेख ब्रश से एक बड़ा दाव अक्षर लिखा हुआ था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और गाल पतले थे, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। उसके स्वरूप को देखकर ऐसा लगता था कि इस बूढ़े ताओवादी से निपटना आसान नहीं था। भिक्षु के चेहरे पर पीड़ा भरे भाव को देखकर लिनजिन ने पूछा, क्या आप डालुओ मंदिर के गुरु जीयिन हैं? भिक्षु स्तब्ध रह गया। दर्द को सहते हुए उसने अपनी हथेलियां आपस में दबाई और अभिवादन का जवाब दिया। मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं डालुओ मंदिर का जीयिन हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है? क्यूरेटर। लिनजिन को पता था कि जीयिन और यह बूढ़ा दाओवादी एक ही तरंगदैर्ध्य पर नहीं थे। वे पहले भी लड़ चुके थे, लेकिन जीयिन शायद बुरी तरह हार गया था। लिनजिन ये भी बता सकता था कि जीयिन एक अनिश्चित स्थिति में था। मास्टर जुआन जुए भी उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। हालांकि मठाधीश पहले थोड़ा घमंडी था, लेकिन हार स्वीकार करने के बाद वह एक समझदार व्यक्ति था। इसलिए अगर कोई मौका होता तो लिनजिन जीयिन को बचा लेता। लिनजिन बिना किसी घबराहट के शांति से आगे बढ़े। गोल्डी ऊपर नहीं आया। लिनजिन ने उसे पहाड़ की तलहटी में इंतजार करने को कहा। अगर जरूरत पड़ी तो उसे बस एक आदेश देना था और गोल्डी दिन बचाने के लिए दौड़कर आ जाएगा। इस समय शांग एर ही लिनजिन की बाहों में थी। लोमड़ी के रूप में शांग एर बहुत आकर्षक लग रही थी। उसने अपनी आंखों में भयंकर चमक के साथ बूढ़े दाओवादी को घूरा, जबकि उसकी 6 दुम हवा में लहरा रही थी। बूढ़े दाओवादी ने ये देखा, लेकिन इसे अनदेखा कर दिया। वह हंसा और अपने पास रखे एक चाय के सेट की ओर इशारा किया। क्यूरेटर, आप ठीक समय पर आए हैं। चाय बिल्कुल सही है। आइए बैठिए। लिनजिन मुस्कुराया, इस डर से कि सामने वाले को पता न चले कि वह मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसने मुखौटा पहना हुआ था। लिनजिन ने इस बार एक हंसी निकाली। हालांकि चूंकि यह एक नकली हंसी थी, इसलिए ये थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन इसने उसे डरावना भी बना दिया। बैठना। लिनजिन बैठे नहीं। बूढ़ा ताओवादी रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिनजिन के पास उसका मनोरंजन करने का समय नहीं था। अपनी बाहों में छोटी लोमड़ी को थपथपाते हुए लिनजिन ने पहले ही उस क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया था, ये देखने के लिए कि क्या बूढ़े आदमी ने कोई जाल बिछाया है। उसे अपना हर कदम सावधानी से उठाना पड़ता था। जहां तक बूढ़े आदमी की बनाई हुई चाय की बात है, तो वह निश्चित रूप से पीने लायक नहीं थी। कौन जानता था कि उसमें कुछ छिपा हुआ था। लिनजिन को पता था कि पुराने ताओवादी के निर्देशों का पालन न करना ही सबसे अच्छा था। बूढ़े ताओवादी ने उसे एक कप चाय पिलाई, लेकिन लिनजिन ने उसे नहीं लिया। इसके बजाय उसने व्हाइट ऐप की ओर इशारा करते हुए कहा, व्हाइट ऐप मेरा महान शिष्य है और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। बिना कुछ कहे उसका प्यार छीन लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बोलते बोलते उसने हाथ बढ़ाकर सफेद बंदर को पकड़ लिया, मानो उसे कोई बल देकर ऊपर उठा रहा हो। सफेद बंदर उड़कर ऊपर आ गया। हम बूढ़े ताओवादी ने भौहें सिकोड़ी। अगले ही पल सफेद बंदर की गर्दन के चारों ओर की रस्सी सुनहरी रोशनी से चमक उठी, जिसने सफेद बंदर को खींचा ताकि वह खींचा न जा सके। एक क्षण में ही दोनों सेनाएं गतिरोध में फंस गईं। लिनजिन को स्पष्ट रूप से टेलीकिनेसिस का उपयोग करना नहीं आता था। वह पहले सिर्फ दिखावा कर रहा था, लेकिन शांग र ने ही ये किया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शांग र का ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन कौशल पूर्णता के शिखर पर था। हालांकि उसने बहुत ज्यादा बल का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि व्हाइट ऐप की आंखें पहले से ही उसकी गर्दन के चारों ओर बंधी रस्सी से पीछे की ओर घूम रही थी। इस तरह की स्थिति में लिनजिन या तो सब कुछ नजरअंदाज कर सकता था और बलपूर्वक व्हाइट ऐप को खींच सकता था, या वह बस उसे जाने दे सकता था और बाद में कुछ और सोच सकता था। लिनजिन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने व्हाइट ऐप को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने यह बात वृद्ध ताओवादी को धमकाने के लिए नहीं कही थी, बल्कि उसका ध्यान भटकाने के लिए कही थी। क्योंकि जब वह बोल रहा था, लिनजिन ने पहले ही बूढ़े ताओवादी पर अपनी थंडरफायर सुई फेंक दी थी। जब उसने कहा कि वह कोई कदम उठाएगा, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। यह तथ्य कि दूसरा पक्ष चाय गर्म करने और उसका इंतजार करने का नाटक कर रहा था, वह एक और जाल से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर वह वास्तव में मूर्खतापूर्ण तरीके से वहां बैठा रहा और दूसरे पक्ष से बात करता रहा, तो वह केवल कदम दर कदम खाई में गिरता जाएगा।
पुराने ताओवादी विशेषज्ञ थे, इसलिए पहले हमला करना हमेशा बुद्धिमानी थी। बूढ़े ताओवादी को उम्मीद नहीं थी कि लिन जिन बिना किसी चेतावनी के हमला कर देगा। वह गुस्से से भर गया, लेकिन अगले ही पल वह ठंडे पसीने में डूब गया। आने वाली थंडरफायर सुई की गति बहुत ज्यादा थी। बूढ़े ताओवादी को बोलने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि उसके शरीर से प्रकाश की एक गेंद फूट पड़ी। फिर एक सिकाडा के चहकने की आवाज आई। थंडरफायर सभी दिशाओं में फैल गया, चट्टानों को तोड़ दिया और पेड़ों को जला दिया। शांग एर की पूंछ ने ज़ियिन को दूर तक बहा दिया ताकि वह प्रभावित न हो। इसके अलावा शांग एर की ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन तकनीक पूरी तरह से प्रभावी थी। सफेद बंदर सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करने वाली रस्सी से मुक्त नहीं हो सका और रस्सी एक बड़े पेड़ से बंधी हुई थी। ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन तकनीक का उपयोग करते हुए शांग एर ने उस पेड़ को उखाड़ दिया जिसका वजन कम से कम 10,000 किलोग्राम था। लिन जिन ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था। भले ही बूढ़े ताओवादी ने रस्सी को नियंत्रित करने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया हो, लेकिन वह शांग एर को कड़ाही छीनने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह सचमुच बर्तन और चूल्हा ले गया और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। बूढ़े ताओवादी पुजारी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने अपने शरीर पर मौजूद सुनहरी रोशनी का इस्तेमाल करके बिजली की आग की सुइयों को रोक दिया। अब जब उसने देखा कि उसका जादुई खजाना छीन लिया गया है, तो वह मानसिक रूप से टूट गया। बेशर्म, नीच, बूढ़े ताओवादी ने शाप दिया। अपने गुस्से के बावजूद बूढ़े ताओवादी को पता था कि अमर बंधन रस्सी उसके पास सबसे शक्तिशाली जादुई खजाना था। ये वस्तु उसके दादाजी द्वारा छोड़ी गई थी। चाहे वह मनुष्य हो, राक्षस हो, अमर हो, भूत हो या राक्षस हो, वे सभी इससे बंधे हो सकते थे। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह उनके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। बूढ़े ताओवादी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वह सफेद बंदर को बांधता रहा तो उसका जादुई खजाना छीन लिया जाएगा। इसलिए वह केवल एक मंत्र का इस्तेमाल कर सकता था। अगले ही पल सफेद बंदर को बांधने वाली रस्सी सांप की तरह ढीली हो गई और सरकते हुए बूढ़े ताओवादी की आस्तीन में जा गिरी। लिन जिन ने अंदर ही अंदर आह भरी। वह समझ गया कि शांग एर सिर्फ सफेद बंदर को बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह उसका जादुई खजाना भी छीनने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्यवश ये काम नहीं हुआ। फिर भी जब तक सफेद वानर स्वतंत्र था तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रस्सी के बिना सफेद बंदर की राक्षसी आभा एक बार फिर से भड़क उठी। लगभग तुरंत ही वह अपने विशालकाय बंदर के रूप में बदल गया। खून से लथपथ आंखों से बूढ़े ताओवादी को घूरते हुए वह दहाड़ता हुआ बूढ़े ताओवादी पर झपटा। लिन जिन को पता चल गया था कि बूढ़ा ताओवादी हाल ही में श्वेत वानरों को प्रताड़ित कर रहा था, अन्यथा वह इतना क्रोधित नहीं होता। बूढ़ी औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। जादुई खजाने के संयम के बिना सफेद बंदर की राक्षसी आभा बढ़ गई और अब वह बोल सकता था। उसने अपनी मुट्ठी उठाए और उसे नीचे कर दिया। यह मुक्का किसी पर्वत शिखर को भी चकनाचूर कर सकता है। बूढ़े ताओवादी ने गुस्से में भौहें उठाई। तुम तो बिल्कुल जानवर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की। जैसे ही उसने बात की, सुनहरी रोशनी फिर से चमक उठी। फिर अनगिनत काले कीड़े चारों तरफ से झुंड बनाकर आए और सफेद बंदर की बांह पर लिपट गए। जैसे ही कीड़ों ने उसे कुतरना शुरू किया, सफेद बंदर ने एक अजीब सी चीख निकाली। इस पर लिन जिन ने तुरंत ड्रैगन की आग का एक गोला उगल दिया, जिससे सफेद वानर अस्थायी रूप से खतरे से बच गया। सफेद बंदर, नीचे खड़े हो जाओ। लिन जिन को पता था कि बूढ़ा ताओवादी कीटों को नियंत्रित करने में माहिर था। हालांकि सफेद बंदर प्रभावशाली था, लेकिन अगर उसे उससे लड़ना पड़े तो वह बूढ़े ताओवादी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह तथ्य कि बूढ़ा ताओवादी डालुओ मंदिर से बाय यू और ज़ियिन दोनों को वश में करने में कामयाब रहा, यह साबित करता है कि वह कितना शक्तिशाली था। व्हाइट ऐप को भूल जाए, लिन जिन को भी सावधान रहना पड़ा। हालांकि सफेद बंदर बहुत गुस्से में था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। जब बूढ़े ताओवादी ने उसे काटने के लिए काले कीड़ों का इस्तेमाल किया, तो उसकी मोटी त्वचा और मोटे मांस के बावजूद काटने में बहुत दर्द हुआ। अगर लिन जिन ने कीड़ों को भगाने के लिए अपनी ड्रैगन आग का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो उनका पूरा हाथ कीड़ों द्वारा निगल लिया जाता। इसलिए जब लिन जिन ने उसे नीचे खड़े होने के लिए कहा, तो सफेद बंदर तुरंत भाग गया। छलांग लगाते हुए वह पहाड़ की तलहटी में उतरा। उतरते ही वह सिकुड़कर अपने सामान्य आकार में आ गया। संयोग से उसने गोल्डी को देखा जो पास में ही कीड़े पकड़ रहा था। व्हाइट ऐप बहुत खुश हुआ। गोल्डी, तुम भी यहाँ हो। गोल्डी और सफेद बंदर एक दूसरे से बहुत परिचित थे। सफेद बंदर को देखते ही गोल्डी ने कुछ बार चहचहाहट की और अपने पंख फड़फड़ाकर अभिवादन किया। गोल्डी, तुम्हारे भाई व्हाइट को धमकाया गया था, तुम्हें मुझसे बदला लेना होगा। व्हाइट ऐप को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने गोल्डी को कसकर गले लगाया और अपने दयनीय अनुभव को बताते हुए रो पड़ा। गोल्डी भी क्रोधित था। उसके सिर पर रखी कंघी में आग लग गई थी। कुडक 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 टिल्डा, आप पूछ रहे हैं कौन? ये पहाड़ पर रहने वाला वह बूढ़ा ताओवादी है। वह इतना शक्तिशाली है कि वह सभी प्रकार के जहरीले कीड़ों को बुला सकता है। उसके पास एक रस्सी भी है जिससे मुझे बांधा गया है ताकि मैं कोई ताकत न लगा सकूं। कुट 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 कुट, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? ठीक है, ठीक है। अगर तुम सच में ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें आपसे भाई हुआंग कहूंगा। व्हाइट ऐप ने गंभीरता से कहा। उस समय एक मुर्गा और एक सफेद बंदर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। गोल्डी ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए पहाड़ की ओर बढ़ने से पहले कुछ बार चहचहाहट की। पहाड़ पर बूढ़े ताओवादी ने गंभीर भाव से लिन जिन और लोमड़ी दानव को घूर कर देखा। ये सोचकर कि आपने न केवल अपने पालतू जानवर को धर्म शरीर में विकसित किया है, बल्कि आप राक्षसों को नियंत्रित करना भी जानते हैं। मैं प्रभावित हूँ, जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिसे विरासत मिली हो। बूढ़े ताओवादी के चारों ओर काले कीड़ों का झुंड उमड़ पड़ा। कुछ ही क्षणों में कुछ स्थानों को छोड़कर पूरा पहाड़ काले रंग से ढक गया। इसके अलावा वहां अन्य जहरीले कीड़े भी झुंड में थे। उनकी संख्या लिन जिन द्वारा कीट घाटी में देखे गए कीड़ों से कई गुना अधिक थी। निश्चित रूप से पुराने ताओवादी ने गूकान पर्वत को इसलिए चुना था क्योंकि यह उसका घरेलू क्षेत्र था। सैकड़ों मील तक फैली इस पर्वत श्रृंखला में विषैले कीड़ों आदि का प्रचुर भंडार था। लिन जिन बूढ़े ताओवादी की बातों से चकित हो गया। बूढ़े ताओवादी की आंखें तेज थीं और वह बता सकता था कि वह एक महान पशु मूल्यांकन करता था। हालांकि लिन जिन को बूढ़े ताओवादी द्वारा बताई गई विरासत की समझ नहीं थी। तुम खुद को ताओवादी कहते हो, लेकिन तुम्हारे कार्य स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध है। तुमने मुझे यहाँ क्यों फुसलाया है?
क्या तुम मुझे अब बता सकते हो? लिन जिन का पुराने ताओवादी से बहुत पहले ही झगड़ा हो चुका था, इसलिए उसे बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हुआ। हालांकि उसे अभी भी वह सब स्पष्ट करना था जो उसे जानना था। इस पर बूढ़ा ताओवादी हंस पड़ा। क्यूरेटर, क्या ये नाम आपने स्वयं रखा है? तुम सच में नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। शुरू में मैं वास्तव में तुम्हारे साथ एक अच्छी बातचीत करना चाहता था, लेकिन तुमने टोस्ट लेने से मना कर दिया और मजबूर होकर जुर्माना भरना पड़ा। तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ और विरासत के बारे में तुमसे पूछताछ कर सकता हूँ। ये दूसरी बार था जब लिनजिन ने बूढ़े आदमी के मुंह से विरासत शब्द सुना था। इस विरासत के पीछे स्पष्टतः एक विशेष अर्थ छिपा था। क्या बूढ़ा आदमी इस तथाकथित विरासत के लिए लिनजिन को निशाना बना रहा था? लेकिन लिनजिन के पास क्या विरासत थी? जब लिनजिन सोच विचार कर रहा था तो बूढ़े ताओवादी ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। अचानक उसके पैरों के नीचे एक काली चमक दिखाई दी। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी से अनगिनत काले कीड़े निकल आए थे, जो चुपके से हमला करने के लिए तैयार थे। यद्यपि लिनजिन को कीटों पर नियंत्रण का ज्ञान नहीं था और उनकी पशु निरोधक क्षमता इन कीटों के विरुद्ध अप्रभावी थी, इसका अर्थ यह नहीं था कि वह उनका पता नहीं लगा सकते थे। इसलिए लिनजिन उछलकर बादल पर सवार हो गया। लगभग उसी समय बूढ़े ताओवादी ने अपनी चाल का समय तय किया। उसके हाथ के एक झटके से प्रकाश की एक सुनहरी किरण निकली। वह रस्सी का बंडल था। ये वही रस्सी थी जिसने पहले व्हाइट ऐप को बांधा था। लिनजिन इस रस्सी से सावधान था। व्हाइट ऐप की प्रतिक्रिया के आधार पर वह बता सकता था कि यह रस्सी उतनी सरल नहीं थी जितनी दिख रही थी। व्हाइट ऐप की क्षमताओं के बावजूद वह अभी भी इस रस्सी के अधीन था। किसी भी हालत में वह इस रस्सी को अपने ऊपर बंधने नहीं दे सकता था। हालांकि रस्सी अविश्वसनीय रूप से तेज थी, एक फुर्तीले सांप की तरह उछलती हुई। लिनजिन ने उस पर इशारा किया और उसकी ड्रैगनफ्लाई फट गई, लेकिन वह सुनहरी रस्सी को कुछ नहीं कर सकी। स्पष्ट रूप से ये चीज आग से नहीं डरती थी और निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय खजाना थी। उस महत्वपूर्ण क्षण में एक बड़ा पेड़ नीचे से उड़कर आया और रस्सी को अवरुद्ध कर दिया। रस्सी सांप की तरह दुम हिला रही थी। सिर्फ एक कोड़े से ही वह पेड़ का तना टुकड़े टुकड़े हो गया जिसे उन दोनों को घेरना था। इस पर लिनजिन की पुतलियां फैल गईं और वह तुरंत पीछे हट गया। उसे न तो इस रस्सी से बांधा जा सकता था, न ही उसे कोड़े मारे जा सकते थे। हाँ, तुम्हें देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें विरासत मिले ज्यादा समय नहीं हुआ है। तुम मुझसे कैसे तुलना कर सकते हो जिसके पास डाउनलोड की विरासत और डाउनलोड की कलाकृतियां हैं? तुम्हारे पास विरासत है, लेकिन तुम नहीं जानते कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। कितनी बर्बादी है। मेरी अमर बांधने वाली रस्सी को देखो, बांधो। बूढ़े ताओवादी के आदेश पर रस्सी तेजी से आगे बढ़ी और पलक झपकते ही लिनजिन के पास पहुंच गई। ये लिनजिन की कमर के चारों ओर लपेटी गई और एक मोड़ के साथ लिनजिन के हाथ और पैर भी बंध गए। रस्सी से बंधे होने के बाद लिनजिन को तुरंत लगा कि उसकी आत्मिक ऊर्जा दब गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहा हो, जिससे उसके लिए हिलना डुलना भी मुश्किल हो रहा था। कलाकृतियां। लिनजिन ध्यान से सुन रहा था। पुराने ताओवादी ने रस्सी को जादुई खजाना कहा। आपको यह जानना चाहिए कि जादुई खजाने प्राचीन काल से ही मौजूद थे और अमर लोगों के सबसे कीमती खजाने थे। अमर लोगों में भी उनमें से बहुत कम थे, यही वजह है कि उन्हें जादुई खजाने कहा जाता था। वे सभी विशेष क्षमताओं वाले जादुई खजाने थे। यद्यपि वह अमर बंधन वाली रस्सी से बंधा हुआ था, फिर भी लिनजिन को डर नहीं था। वह अकेले नहीं थे। लिनजिन आसमान से गिरने ही वाला था कि शांग एयर ने उसे ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन से रोक लिया। अपनी पूंछ हिलाते ही लिनजिन उड़ गया। फिर नहीं, बूढ़ा ताओवादी डर के मारे उछल पड़ा। वह फिर से वही कर रहा था। यह जानना जरूरी था कि जादुई खजाना जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है, उसे परिष्कृत करना उतना ही मुश्किल होता है। उसे पूरी तरह से नियंत्रित करना और भी मुश्किल होता है। अगर अमर बंधन वाली रस्सी उससे बहुत दूर होती तो वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। ये कुत्ते को मीट बन से मारने की कोशिश करने जैसा था। अगर कुत्ता पकड़ा नहीं जाता तो मीट बन भी चला जाता। वापस आओ। बूढ़े ताओवादी ने एक जादू किया, लेकिन इस बार शांगेर का हमला उसके इस्तेमाल से पहले ही आ गया। 10 से ज्यादा पेड़ हर तरफ से टूटकर गिर पड़े। ये देखकर बूढ़े ताओवादी के पास हमले को रोकने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंदर ही अंदर वह घबरा रहा था। अमरता को बांधने वाली वह रस्सी उसकी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए वह उसे खो नहीं सकता था। समस्या ये थी कि इससे पहले उसे कभी भी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा था। ये भूसे की नाव से तीर उधार लेने का एक आदर्श उदाहरण था। इसके लिए उसे किसे दोषी ठहराना चाहिए था, लेकिन वह जितना अधिक चिंतित होता, उसके लिए गलतियां करना उतना ही आसान हो जाता। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसने शुरू से ही लिनजिन को निशाना बनाया था, शांग एर को नहीं। लिनजिन की वर्तमान लड़ाकू शक्ति के आधार पर जब तक लिनजिन ने अपने नेबुला बैरियर को सक्रिय नहीं किया और पूरी ताकत से काम नहीं किया, तब तक वह लड़ाकू शक्ति के मामले में शांग एर से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आखिरकार शांग पहले से ही रैंक 5 का राक्षस था, जिसने जानवर ऊर्जा संरचना, डार्क विंड और राक्षसी कला के पहले 4 भागों को भी सीखा था। जब शांग एर चौथे स्तर पर थी तो वह डालुओ मंदिर के सबसे मजबूत वेक्टर से मुकाबला करने में सक्षम थी। अब जब वह 5वें स्तर पर थी तो उसके लिए हॉल ऑफ एक्सॉर्सिज्म के 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 हॉल ऑफ एक्सॉर्सिज्म को हराना बहुत आसान होगा। कुछ ही चालों में शांग की वस्तु हेरफेर और डार्क विंड ने उसे खतरनाक स्थिति में धकेल दिया था। हालांकि कीड़ों का समुद्र भयंकर था, शांग एर जमीन को छुए बिना हवा में चल सकती थी। उसकी 6 पूंछें जादू कर सकती थी और कभी कभी वह एक साथ 6 जादू भी कर सकती थी। बूढ़े ताओवादी ने पहले भी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना किया था, इसलिए वह समय पर अमर बंधन वाली रस्सी नहीं बुला सका। जब उसे अमर बंधन की रस्सी का एहसास नहीं हुआ तो बूढ़ा ताओवादी घबरा गया। लानत है, तुम सब मरने के लायक हो। उसने गाली दी और फिर अपनी जीभ का सिरा काटा और कुछ थूक दिया। धमाका, खून के धुंध का एक बादल फटा और शांग एर की ओर बह गया। भयानक बात यह थी कि यह खून का धुंध अनगिनत खून के कीड़ों से भरा हुआ था। उनकी भिनभिनाहट सुनना ही किसी के सिर में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। शांग रज जानती थी कि यह कितना शक्तिशाली था, इसलिए वह तुरंत पीछे हट गई। लेकिन फिर भी उसके पास एक बैकअप योजना थी। अपनी पूंछ को हल्के से हिलाने पर जमीन पर पड़े दर्जनों नुकीले पत्थर तलवारों की तरह बूढ़े ताओवादी की ओर उड़े।
छोटे पत्थर केवल एक उंगली के आकार के थे, जबकि बड़े पत्थर एक व्यक्ति जितने लंबे थे। वे इतने तीखे थे कि सीधे वार से व्यक्ति का मांस कटकर चूर हो सकता था। ये जानते हुए कि वे कितने शक्तिशाली थे, बूढ़े ताओवादी ने अपना पैर पटका और कीड़ों का झुंड नुकीली चट्टानों को रोकने के लिए एक दीवार में एकत्र हो गया। उसके सिर के ऊपर रक्त धुंध कीड़े लगातार शांग एर का पीछा कर रहे थे। कई बार तो वह लगभग रक्त धुंध कीड़ों द्वारा पकड़ी गई थी। 10,000 कीड़े जागरे, कीट राजा, सिकारा, भक्षण आदेश। बूढ़े ताओवादी के शरीर पर एक सुनहरी सिकारा छाया दिखाई दी। फिर मन की एक लहर उसके साथ केंद्र में बह गई। जहां भी यह गुजरी, जहरीले कीड़े पागल हो गए। यहां तक कि मिट्टी में छिपे या सो रहे जहरीले कीड़े भी बिना किसी अपवाद के चौंक गए। देखते ही देखते 10 मील के दायरे में मिट्टी से तरह तरह के जहरीले कीड़े रेंगने लगे। वे जहां से भी गुजरे, हर तरह के जानवर तड़प उठे। पहाड़ों में कुछ बाघ, तेंदुए और भेड़िए भी डरकर भाग गए। अगर वे जहरीले कीड़ों की गिरफ्त में आ जाते तो वे तुरंत कीड़ों के समुद्र में डूब जाते और तब तक खाए जाते जब तक कि सिर्फ सफेद हड्डियां ही न रह जाएं। बूढ़ा ताओवादी मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि क्यूरेटर सक्षम है, लेकिन अमर बाध्यकारी रस्सी से बंधा होने के कारण चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये बेकार था। अब जब लोमड़ी दानव ने क्यूरेटर को दूर ले जाने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया था तो वह उड़ता नहीं रह सकता था, इसलिए उसने 10 किलोमीटर के दायरे में सभी विषैले कीड़ों को जगाने के लिए 10,000 की जागृति मंत्र का इस्तेमाल किया। मंत्र का उपयोग करके उसने कीड़ों को सभी जीवित चीजों को खाने के लिए नियंत्रित किया। चाहे इंसान हो, जानवर हो या कुछ और, कोई भी विषैले कीड़ों से बच नहीं सकता था। जब विषैले कीड़े क्यूरेटर को खा जाते तो अमर बंधन वाली रस्सी जमीन पर गिर जाती और बूढ़ा ताओवादी जब तक उसके करीब रहता उसे नियंत्रित कर सकता था। ये वह जवाबी हमला था जो पुराने ताओवादी ने हताशा के क्षण में किया था। ये तो मानना ही पड़ेगा कि 10,000 कीड़ों का जागरण मंत्र वाकई भयानक था। 10 किलोमीटर के दायरे में जंगल पूरी तरह से हिल गया था। अनगिनत जहरीले कीड़े मांस और खून की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। पहाड़ की तलहटी में मौजूद सफेद बंदर भी प्रभावित हुआ। अकेले भागने के बजाय उसने अपने विशालकाय बंदर का रूप धारण कर लिया और स्थिर जी यिन को अपनी पीठ पर उठाकर दोनों एक साथ भागने लगे। जी यिन बहुत भावुक हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि जब उसने भूतकाल में राक्षसों को हराया था तो उसने कभी सही या गलत पर सवाल नहीं उठाया था। जाहिर है वह भटक गया था और उसने बहुत बड़ी गलती की थी। बेशक सफेद बंदर को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। वह भागता रहा, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर अभी भी कई जहरीले कीड़े रेंग रहे थे, जिससे वह दर्द से चिल्ला रहा था। सौभाग्यवश विशालकाय वानर रूप में उसकी त्वचा और मांस मोटा था, इसलिए फिलहाल वह कोई समस्या नहीं थी। बूढ़े ताओवादी के अलावा कीड़ों का झुंड भी था। शांग एर को रक्त धुंध कीड़ों द्वारा पीछा किया जा रहा था और वह फिलहाल खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी। विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में एक सेकंड में एक का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन अगले ही पल प्रतिद्वंद्वी उनसे आगे निकल जाएगा। वर्तमान स्थिति में पुराने ताओवादी का पलड़ा भारी था। 10,000 की जागरण मंत्र उसका तुरुप का पत्ता होना चाहिए था, लेकिन यह मंत्र उतना शक्तिशाली नहीं था जितना लगता था। कीट का काटना। बूढ़े ताओवादी की आंखें लाल हो गई थीं। अमर बंधन वाली रस्सी कहीं नहीं मिली और क्यूरेटर भी नहीं। ये सब उस लोमड़ी दानव की गलती थी। बूढ़े ताओवादी ने हवा को पकड़ा और एक पल में उसके बगल में कीड़ों का झुंड उमड़ पड़ा। फिर जहरीले कीड़ों से बनी एक बड़ी हथेली अचानक बाहर निकली और शांग र को बीच हवा में ही पकड़ लिया। विषैले कीड़ों द्वारा बनाया गया ताड़ का पेड़ अतुलनीय रूप से विशाल था। पलक झपकते ही यह 100 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच गया था और सूरज को अवरुद्ध करते हुए शांग र की ओर बढ़ रहा था। ये रक्तधुंध कीड़े और कीट ताड़ का पेड़ था। शांग र अचानक दोनों तरफ से दुश्मनों से घिर गया था। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक मुर्गे की चीख आसमान में गूंज उठी। कीटों को अपने प्राकृतिक दुश्मन का सामना करना पड़ा था। बूढ़े दाऊवादी के चारों ओर कीड़ों का समुद्र एक पल के लिए रुक गया जब एक मुर्गा कहीं से उड़कर बूढ़े दाऊवादी पर उतरा। उसकी आंखें प्रत्याशा और उत्साह से भरी हुई थी क्योंकि वह बूढ़े दाऊवादी के कंधे पर चोंच मार रहा था। मुर्गा स्वाभाविक रूप से बड़ा पीला था। बड़े पीले की चोंच बहुत शक्तिशाली थी। मांस और रक्त की तो बात ही छोड़िए, इससे एक चट्टान भी चकनाचूर हो सकती थी। बूढ़े ताओवादी ने दर्द से चीख मारी और अत्यधिक दर्द के कारण प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर बड़े पीले को पकड़ लिया। दूसरी ओर बिग येलो के मुंह में अंगूठे के आकार का सुनहरा सिकाडा था। सुनहरा सिकाडा कांप रहा था। हालांकि उसकी आभा बिग येलो की तुलना में बहुत ज्यादा थी, लेकिन वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि वह अपने प्राकृतिक दुश्मन से मिल चुका था। तुम मुझे मेरा सुनहरा सिकाडा राजा वापस दे दो। बूढ़े ताओवादी ने बिग येलो को घूरते हुए अपने दांत पीस लिए। बिग येलो की प्रतिक्रिया थी कि उसने अपना मुंह खोला और कांपते हुए सुनहरे सिकाडा को निगल लिया। बिग येलो कुछ समय पहले से ही इस चीज पर नजर रखे हुए था और मौके की तलाश में छिपकर बैठा था। अभी ये बिग येलो ही था जिसने मौका पाकर बाहर निकलकर बूढ़े ताओवादी के शरीर से सुनहरे सिकाडा को चोंच मारकर बाहर निकाल लिया। आह, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये दृश्य देखकर बूढ़ा ताओवादी पागल हो गया। उसने अपनी सारी ताकत अपने हाथों में लगा ली। वह सचमुच क्रोधित हो गया। अगर अमर बंधन वाली रस्सी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी तो ये सुनहरा सिकाडा उसका जीवन रख था। यह उसका पालतू जानवर था जिसे वह 100 साल से भी ज्यादा समय से परिष्कृत कर रहा था। ये रैंक 5 के सुनहरे सिकाडा राजा की वजह से ही था कि वह हजारों कीड़ों को नियंत्रित कर सकता था और विभिन्न कौशलों का उपयोग कर सकता था। इतना महत्वपूर्ण सुनहरा सिकाडा इस शापित मुर्गे द्वारा कैसे खाया जा सकता है? वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बूढ़े ताओवादी का शरीर भी कमजोर नहीं था। अपने हाथों की ताकत से वह पत्थर भी तोड़ सकता था और जिंदा गाय को भी चीर सकता था। हालांकि जैसे ही उसने ज्यादा ताकत लगाई, बिग येलो ने एक आवाज निकाली और उसके शरीर से आग का एक गोला फूट पड़ा। फिर उसका शरीर फैल गया। आग की लपटों के नीचे बूढ़ा ताओवादी दर्द से चिल्लाया और जल्दी से खुद को छोड़ दिया। जब उसने दोबारा देखा तो उसकी बाहें जलकर काली हो गई थी। वे अपंग हो गई थी। हैरान, बूढ़े ताओवादी को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि उसके आसपास के जहरीले कीड़ों ने उसे निगल लिया। सुनहरे सिकाडा राजा के बिना वह अब हजारों कीड़ों को नियंत्रित नहीं कर सकता था। अब जब वह हजारों जहरीले कीड़ों द्वारा नियंत्रित और नियंत्रित नहीं था तो वे जो कुछ भी हाथ में आता था उसे खा लेते थे। बूढ़ा ताओवादी उनके सबसे करीब था, इसलिए वह चाहकर भी भाग नहीं सकता था। किसी को भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। पलक झपकते ही बूढ़े ताओवादी का मांस जहरीले कीड़ों ने खा लिया। उन्हें नियंत्रित करने वाला कोई न होने के कारण कीड़े सभी दिशाओं में बिखर गए।
कुछ भूमिगत वर्महोल में छिप गए जबकि अन्य बेमतलब इधर उधर भागते रहे। जब तक कीड़े तितर बितर हुए तब तक इलाका अस्त व्यस्त हो चुका था। शांग एर ने बिग येलो की ओर देखा और तुरंत लिन जिन की तलाश में निकल पड़ा। उसने लिन जिन को 1000 फीट दूर भेजने के लिए ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया था। उस समय 1000 कीट जागरण के दौरान 1000 फीट दूर भी जहरीले कीड़ों से प्रभावित हो जाता था। शांग एर को डर था कि लिन जिन के साथ कुछ बुरा हो सकता है। हालांकि उसने तभी राहत की सांस ली जब उसे लिन जिन मिला। लिन जिन को कोई चोट नहीं लगी। इतना ही नहीं बल्कि वह दबंग अमर बंधन रस्सी भी उसके हाथ में थी। मास्टर लिन हवा में रहते हुए शांग एर ने अपने मानव रूप में रूपांतरण करना शुरू कर दिया और जमीन पर उतर गई। लिन जिन के दालुओ मंदिर जाने से पहले ही वह ठीक हो चुकी थी। उसने सिर्फ कमजोर होने का नाटक किया था और कई दिनों तक लिन जिन की बाहों में रही थी। अब जब उसने बूढ़े ताओवादी के खिलाफ अपना सब कुछ इस्तेमाल कर लिया था तो बीमार होने का नाटक करना अब काम नहीं आएगा। यहाँ और कोई नहीं था इसलिए उतरने के बाद उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया। शांग एर को उतरते देख लिन जिन ने स्थिति के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि बूढ़े ताओवादी की मौत बिग येलो के हाथों हुई है तो लिन जिन दंग रह गया। उसने खुद ही यह सब लाद लिया, लिन जिन ने खुद से कहा। उसने उस वृद्ध ताओवादी से कुछ बातें पूछने की योजना बनाई थी लेकिन अब ऐसा करना असंभव लग रहा था। बूढ़े ताओवादी के शब्दों ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। उदाहरण के लिए पुराने ताओवादी ने लिन जिन को क्यों निशाना बनाया? उसने जिस विरासत का उल्लेख किया था वह क्या थी? लिन जिन ने इस पर कुछ विचार किया था। हालांकि उसके पास कुछ विचार थे फिर भी उसे पुराने ताओवादी से इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता थी। अब चूंकि बूढ़ा ताओवादी मर चुका है लिन जिन के लिए अपने सवालों के जवाब ढूंढना मुश्किल होगा। शांग एर अब अपने मानव रूप में थी। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर थी और उसमें आकर्षण का भाव भी था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसकी सुंदरता किसी देश के पतन का कारण बन सकती थी। यह अफसोस की बात थी कि लिन जिन पहले से ही शांग एर की सुंदरता से अछूता था। लिन जिन के हाथ में अमर बंधन रस्सी को घूरते हुए शांग एर खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, मास्टर लिन आप कैसे बच गए? वह कैसे बच निकला? लिन जिन मुस्कुराया। यह सवाल थोड़ा शर्मनाक था। उस समय उसे लगा कि हजारों कीड़े उसे निगलने वाले हैं, इसलिए उसने हताश होकर विजिटेशन हॉल का दरवाजा खोलने की कोशिश की और वह सफल हुआ। जब वह विजिटेशन हॉल में दाखिल हुआ तो उसे बांधने वाली रस्सियां स्वतः ही जमीन पर गिर गईं। ये समझना आसान था। विजिटेशन हॉल बाहरी दुनिया से अलग थलग था। नियंत्रक के मन के बिना यह स्वाभाविक था कि रस्सी अपने आप गिर जाएगी। लिन जिन ने अपने पीछे इशारा किया। शांग एर तुरंत समझ गया और उसने पूछना बंद कर दिया। व्हाइट ऐप की छाया दूर से ही दिखाई दी और जल्द ही वह उनके ठीक सामने था। व्हाइट ऐप की पीठ पर ज़ियिन पीला दिख रहा था। जब उसने लिन जिन और शांग एर को देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर नीचे उतरा और झुक गया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद क्यूरेटर। मालिक हिलना मत। लिन जिन ने ज़ियिन की समस्या को नोटिस किया। कलाई के एक झटके से एक सुई बाहर निकली और ज़ियिन के एक्यू पॉइंट में चुभ गई। अगले ही पल ज़ियिन दर्द से कराह उठा। उसकी नसें इस तरह उभरी मानो उनमें कुछ फड़फड़ा रहा हो। जल्द ही ज़ियिन को उल्टी जैसा महसूस हुआ। वह झुका और उल्टी कर दी। लाल, हरा और सफेद रंग की उल्टी हुई। उल्टी में मांस के कीड़े रेंगते हुए देखे जा सकते थे। उल्टी करने के बाद ज़ियिन काफी बेहतर लग रहा था। उसने लिन जिन को प्रणाम किया और कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद क्यूरेटर। अन्यथा मुझे इस अभिशाप को तोड़ने के लिए दालुओ मंदिर में वापस जाना होगा। पूछने पर लिन जिन को पता चला कि ज़ियिन रीड सिटी में क्यूओ परिवार के पास व्हाइट ऐप को वश में करने गया था। उस समय ज़ियिन निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने से डरता था लेकिन व्हाइट ऐप पहले भाग गया। बाद में उसे पता चला कि व्हाइट ऐप रीड सिटी के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से डरता था। उसके बाद वह और व्हाइट ऐप कई बार लड़े और बराबरी पर रहे। बेशक ज़ियिन का अभी भी ऊपरी हाथ था, लेकिन फिर उस बूढ़े ताओवादी ने उस पर घात लगाकर हमला किया और व्हाइट ऐप और वह दोनों पकड़े गए। सफेद बंदर अमर बंधन वाली रस्सी से बंधा हुआ था जबकि ज़ियिन एक अभिशाप से पीड़ित था। पिछले कुछ दिनों से उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई थी। सौभाग्य से ज़ियिन का संकल्प इतना मजबूत था कि वह टिक सका। हमें नहीं पता कि वह ताओवादी कहां से आया था, लेकिन वह कीड़ों को नियंत्रित करने में कुशल था। मुझे डर है कि रेक्टर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, ज़ियिन ने डरते हुए कहा। भिक्षु ज़ियिन की योग्यताएं बुरी नहीं थी। वह पिछले एक दशक से राक्षसों पर विजय प्राप्त कर रहा था, इसलिए वह अहंकारी होने से खुद को नहीं रोक सकता था। इसलिए इस बार इतना बड़ा नुकसान उठाना उसके लिए बुरी बात नहीं थी। लिन जिन ज़ियिन ने जो कहा उसके बारे में अधिक जानना चाहता था। जिस पहाड़ की चोटी पर वे लड़े थे वह अब अस्त व्यस्त हो चुका था। शांग एर की ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन ने पहाड़ के सभी पेड़ों को उखाड़ दिया था और कई पत्थरों को दूसरी जगह ले जाया था। जहरीले कीड़ों का असीम सागर छट चुका था लेकिन अभी भी कुछ कीड़े बचे हुए थे। गोल्डी अपने भोजन का आनंद ले रहा था। लिन जिन ने गोल्डी की तरफ देखा लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि शांग एर ने उसे बताया था कि गोल्डी ने बूढ़े ताओवादी से एक सुनहरा सिकारा निकाला और उसे खा लिया। बूढ़े ताओवादी पुजारी के अवशेष थोड़े डरावने लग रहे थे। बात करें तो वह अपने द्वारा बुलाए गए जहरीले कीड़ों के कारण मर गया था, इसलिए उसे मरना ही था। लेकिन जहरीले कीड़े सिर्फ मांस और खून खाते हैं। वे हड्डियां, कपड़े या कोई और चीज नहीं कुतरते। इसलिए घटनास्थल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर उन्हें बहुत सी चीजें मिली। बूढ़े ताओवादी के वस्त्र के अंदर 10 से ज्यादा कीट ताबीज रखे हुए थे, जिनमें से हर एक बहुत ही खतरनाक लग रहा था। लिन जिन को एक बैंगनी रंग की पुस्तिका भी मिली जिस पर कीट शास्त्र लिखा हुआ था। कितना घमंडी! लिन जिन ने पुस्तिका पर लिखे शब्दों को पढ़कर भौहें सिकुड़ी। इस दुनिया में जो कुछ भी सूत्र या कैनन कहला सकता था वह लेखन का एक असाधारण कार्य था, जिसमें साधना विधियां भी शामिल थीं। साधारण जादुई तकनीकों को केवल मामूली तकनीक या मामूली तकनीक ही कहा जा सकता था। इसके अलावा उन्हें साधने वाले ज्यादातर लोग विनम्र थे। जिन लोगों ने सूत्र या कैनन नाम का इस्तेमाल करने की हिम्मत की वे गहन जादुई तकनीकें थी जिन्हें भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता था। लिन जिन ने यह भी देखा कि इस कीट शास्त्र के लेखक का नाम ताओवादी था। दूसरे शब्दों में इसे लिखने वाला व्यक्ति वही बूढ़ा ताओवादी था। एक साधना पद्धति के लिए जिस पर पुराने ताओवादी ने स्वयं शोध किया था और जिसे लिखा था तथा जिसे शास्त्र नाम दिया था, यह स्पष्ट था कि वह कितना अभिमानी था।
हालांकि निष्पक्षता से कहें तो दूसरे पक्ष ने पहले जो जादुई तकनीकें अपनाई थी वे वाकई बहुत शक्तिशाली थी, खास तौर पर 10,000 कीटों का डंक। 10 किलोमीटर के दायरे में सभी जहरीले कीड़े चौंक गए और उन्माद में आसपास के मांस और खून पर हमला कर दिया। इसके अलावा दूसरा पक्ष सभी तरह के आक्रामक और रक्षात्मक सामान बनाने के लिए कीड़ों का एक समुद्र इकट्ठा करने में सक्षम था। लिन जिन एक अहंकारी व्यक्ति नहीं था, इसलिए यद्यपि उसने सोचा कि बूढ़ा ताओवादी पहले तो अहंकारी हो रहा था, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि बूढ़ा ताओवादी वास्तव में कीट नियंत्रण के मामले में दुनिया का नंबर 1 विशेषज्ञ था। अन्य लोग संभवतः समान मंत्रों से पुराने ताओवादी स्तर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। यह अफसोस की बात थी कि लिन जिन को कीट नियंत्रण के बारे में थोड़ी जिज्ञासा थी, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं और सभी तरह की साधना विधियां हैं। वह उन सभी को कैसे सीख सकता था? अगर वह सीख भी लेता तो भी वह उन सभी को नहीं सीख पाता। जैसा कि कहा जाता है, गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि लिन जिन इस कीट शास्त्र को नहीं सीख पाएगा, फिर भी वह इसे रख सकता है और भविष्य में इसे किसी अच्छे व्यवहार वाले और जानकार व्यक्ति को दे सकता है। इस तरह यह मंत्र नष्ट नहीं होगा और इससे दुनिया पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। इस कीट शास्त्र के अलावा लिन जिन को एक और पुस्तिका भी मिली। इस पुस्तिका में कोई मंत्र नहीं था, बल्कि डायरी जैसी कोई चीज थी। एक नजर में लिन जिन का ध्यान उस पर गया। इसमें बूढ़े ताओवादी की पृष्ठभूमि और उसकी क्षमताओं की उत्पत्ति शामिल थी। साथ ही इस पुस्तिका में दिए गए कुछ शब्दों और लिन जिन के अनुमानों के आधार पर वह मूल रूप से समझ गया कि बूढ़े ताओवादी की नजर उस पर क्यों थी। जैसा कि लिन जिन ने सोचा था, बूढ़े ताओवादी ने शुरू से ही लिन जिन को निशाना बनाया था। इस वृद्ध ताओवादी के बारे में बात करते हुए यह मानना पड़ेगा कि वह एक चरित्रवान व्यक्ति थे। दाओ सम्राट। लिन जिन ने कभी कभी ब्लैक क्रो और मैडम घोस्ट चाइल्ड को इस नाम का जिक्र करते सुना था। वह कई 100 साल पहले खलनायक की दुनिया में एक अविश्वसनीय व्यक्ति लगता था। कुछ समय के लिए दाओ सम्राट ने खलनायक दुनिया को भी एकीकृत कर दिया था, यहाँ तक कि प्रीमियम देशों को भी उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि ये दाओ सम्राट कितना योग्य रहा होगा। एक और बात जो लिन जिन को सुनी सुनाई बातों से पता चली थी, वह ये कि न केवल ये दाओ सम्राट अत्यधिक कुशल था, बल्कि वह एक अविश्वसनीय पशु मूल्यांकनकर्ता भी था। बेशक लिन जिन को इन सभी अफवाहों पर यकीन नहीं था। इसके अलावा कई 100 साल पहले का एक किरदार शायद न जाने कितने समय पहले मर चुका था। अगर वह किसी से संबंधित नहीं था तो उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? हालांकि ताओवादी द्वारा छोड़ी गई इस पुस्तिका में दाओ सम्राट के बारे में जानकारी थी। दाओ वह उपाधि थी जो दाओ सम्राट अपने शिष्य को प्रदान करता था। यह मृत वृद्ध ताओवादी वास्तव में एक कीट साधक था। पुस्तिका के अनुसार दाओ सम्राट ने 6 जानवर ताओवादियों को आगे बढ़ाया और कीट साधक उनमें से केवल एक था। पत्र में लिखे कुछ शब्दों से अन्य 5 ताओवादियों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है: ड्रैगन ताओवादी, टाइगर ताओवादी, क्रेन ताओवादी, शव ताओवादी और भूत ताओवादी। कीट पालनकर्ता के साथ मिलकर उन्हें 6 जानवर ताओवादी के नाम से जाना जाता था। यह पढ़कर लिन जिन जोर से हंस पड़े। क्या यह दाओ सम्राट एक चुन्नी रोगी था? वह इस तरह के मूर्खतापूर्ण विचार के साथ कैसे आ सकता है? सच कहा जाए तो अगर लिन जिन उसकी जगह होते तो उन्हें शर्म की एक अजीब सी भावना महसूस होती। हालांकि जब लिन जिन ने कीट साधक द्वारा दाओ सम्राट के लिए बनाया गया चित्र देखा तो लिन जिन दंग रह गया। कीट पालनकर्ता की लिखावट अच्छी थी। लिन जिन किताब में छोटी सी नियमित लिपि से बता सकता था। आमतौर पर अच्छी लिखावट वाले लोगों में अच्छी ड्राइंग स्किल भी होती है। लिन जिन के लिए कीट कल्टीवेटर की ड्राइंग स्किल्स प्रभावशाली थी। विवरण पूरी तरह से तैयार किए गए थे और पृष्ठ पर दाओ सम्राट जीवंत और सजीव था। लिन जिन को जो बात आश्चर्यचकित कर रही थी वह था दाओ सम्राट का चेहरा। दाओ सम्राट मुखौटा पहने हुए थे। लाइक एंड शेयर करें YouTube